अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर में देखा था फोरियर सीरीज़ के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था। फोरियर सीरीज़ मैंने आपको कहा था कि टेलर सीरीज़ से भी ज़्यादा अच्छी जो है वो समझी जाती है, इन द सेंस कि टेलर सीरीज़ जो है वो सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन के साथ डील करता है, जबकि आपकी जो फोरियर सीरीज़ है वो कंटिन्यूस फंक्शन के साथ साथ डिसकंटिन्यूस फंक्शन के साथ भी डील करती है। फिर हमने मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स देखी, उसकी कंटिन्यूस फंक्शन की जो है वो हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की। फिर डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स हमने देखी, 5 टाइप्स थी डिसकंटिन्यूटी की। और उसके बाद फिर हमने ये डायरेक्टेड कंडीशन देखी, और डायरेक्टेड कंडीशन के बाद हमने फोरियर सीरीज़ को जो है वो पढ़ा, उसके सारे एस्पेक्ट्स देखे कि उसमें कैसे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन हम अलग अलग कर सकते हैं, उसकी लिमिट्स कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको जो है फाइनली उसकी सिमेट्री देखी, हाफ वेव सिमेट्री, और कम्प्लेक्स फॉर्म में उसको हमने लिख के देखा था। अब हमने इसकी एग्जांपल्स जो है फोरियर सीरीज़ की करनी है। ये हमारे फोरियर सीरीज़ का फंक्शन था। फर्स्ट एग्जांपल में उनका, इन द एनालिसिस ऑफ द कम्प्लेक्स वेव फॉर्म ओशन टाइड्स या अर्थक्वेक्स और म्यूजिकल टॉन्स वगैरह में प्रूव द फोरियर सीरीज कैन बी रिटन एज दिस। तो ये फोरियर सीरीज उन्होंने प्रूव करेंगे इस तरह से आप लिख सकते हैं इन कंडीशंस में। और उन्होंने ए एन स्केयर की वैल्यू दी हुई है कि वो ये है, और थीटा एन जो है वो इसके बराबर है। अब ये चीज़ें आपने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप फोरियर सीरीज जो हमने पढ़ी थी, जो फोरियर सीरीज का अपना फार्मूला है, वो हमने ये पढ़ा था कि ये जो फंक्शन था इस फॉर्म में, ये सबसे पहले नंबर 1 पे जो हमने लिखा है, ये फोरियर सीरीज़ का फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। ये हमने पढ़ा था। ए नॉट, ए एन और बी एन को हमने डिफाइन भी किया था। और उसी तरह हमने अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वही फार्मूला यूज़ करेंगे फोरियर सीरीज़ का, वो इक्वल होगा ए नॉट ओवर 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। अब यहाँ पे ए एन और बी एन जो है ये हम खुद से डिफाइन करेंगे। ए एन और बी एन हमने कैसे डिफाइन करने कि हम कहते हैं कि लेट हमारे पास जो ए एन है वो बराबर है आपके पास कैपिटल ए एन कॉज ऑफ थीटा एन के, और जो बी एन स्मॉल बी एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए एन साइन ऑफ थीटा एन। तो ये हमने खुद से सपोज किए हैं, इस ए एन की वैल्यू और इस बी एन की वैल्यू, ये दोनों हमने खुद से सपोज किए हैं कि ए एन जो है। और किस तरह हमने सपोज किए हैं, जैसा हमें हमें इन द एंड जो रिजल्ट हमें चाहिए ना, उस रिजल्ट में हमें नज़र आ रहा है कि ए एन कैपिटल ए एन आ रहा है और कॉज एन एक्स के साथ माइनस थीटा एन के साथ आ रहा है। तो कॉज एन एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है अपने फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले में, लेकिन थीटा एन मौजूद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कैपिटल ए एन की कोई फॉर्म मौजूद नहीं है। तो हमने जो हमारा स्मॉल ए एन है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए एन लिखा है कि ए एन इज इक्वल टू कैपिटल ए एन कॉज ऑफ थीटा एन, ठीक है। और उस तरह हमने जो बी एन है हमारा वो भी हमने लिखा कि वो बराबर है ए एन साइन ऑफ थीटा एन, ठीक है। तो ये हमने दोनों को डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद हमने इसको इसमें पुट कर देना अपने फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले में, और इसको पुट करके हम अब अगर ए एन की वैल्यू पुट करें और बी एन की वैल्यू इधर पुट करें तो ये हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म बन जाती है। ए एन इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा बराबर होता है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये अगर हम फॉर्मूला इधर यूज़ करें तो ये हमने इसको कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये बिल्कुल वही फॉर्म आ गई है जो हम निकालना चाहते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉज ऑफ एन एक्स माइनस थीटा एन की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। पहली चीज़ तो ये प्रूव करनी थी। उसके बाद उन्होंने कहा था वेयर ए एन स्क्वायर बराबर है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, इस ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब आपने जो सपोज किया हुआ था अपना ए एन जो आपने खुद से लिया कि ए एन इक्वल है ए एन कॉज ऑफ थीटा एन और बी एन बराबर है ए एन साइन ऑफ थीटा एन। अगर हम इसको इस फॉर्मूले के को प्रूव करना चाहते हैं तो हम इसका ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर निकालेंगे, और इसमें से कैपिटल ए एन स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, और ये आपके पास कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर जो है वो कैपिटल ए एन स्क्वायर के बराबर आता है। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ प्रूव करनी थी। लास्ट चीज़ जो हमने प्रूव करनी है वो आपका ये है कि आपके पास थीटा एन इसके बराबर आना चाहिए ना, तो आपको पहले टेन थीटा लेना पड़ेगा। टेन थीटा अगर हमारे पास अगर हम वो देखें, और टेन थीटा कहाँ से आएगा, टेन थीटा हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से आएगा। यानी अगर हम बी एन को डिवाइड कर दें ए एन से, ठीक है, जो हमने सपोज किए जो वैल्यूज़, तो बी एन ओवर ए एन जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए एन। बी एन की वैल्यू क्या है, ए एन साइन ऑफ थीटा एन, और ए एन की वैल्यू क्या थी, ए एन कॉज ऑफ थीटा एन। ए एन ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल हो जाएंगे ए एन, और ऊपर वाला साइन ऑफ थीटा एन और कॉज ऑफ थीटा एन जो है ये टेन थीटा एन बन जाएगा। और यहाँ से टेन थीटा एन अगर बी एन ओवर ए एन के बराबर है तो थीटा एन जो है टेन को उस तरफ ले जाएं तो टेन इनवर्स ऑफ बी एन ओवर ए एन के बराबर हो जाएगा। तो ये वो सिंपल सी एग्जांपल है। तीनों चीज़ें जो हमने प्रूव करनी थी वो हमने इस सपोजिशन से कैलकुलेट कर ली हैं, ए एन और बी एन की वैल्यूज रख के। और हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए जो फोरियर सीरीज़ का अपना फार्मूला फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये तो थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 9.1। अब आ जाएँ आप एग्जाम्पल नंबर 9.2 की तरफ।
ये पास्ट पेपर में आई हुई बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो अब इस एग्जांपल नंबर 9.2 में वो कहते हैं कि प्रूव दैट सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ एन एक्स ओवर एन, जो वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि माइनस एल एन ऑफ 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2, और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई। ये उसकी बाउंड्री कंडीशन उन्होंने आपको दे दी हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास एज द गिवन सीरीज कन्वर्जेस कंडीशनली एंड डिवर्जेस एट एक्स इज इक्वल टू 0, हमारी जो सीरीज़ जो उन्होंने हमें दी है ना, ये एक सीरीज़ है और ये सीरीज़ वो कन्वर्ज करती है, कंडीशनली कन्वर्ज करती है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है, यानी अपना कोई आंसर वो शो नहीं करती है एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो वी टेक द सीरीज विच कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर आर एब्सोल्यूट जो है लेस देन 1। तो हम फिर ऐसी सीरीज़ लेंगे इस कंडीशन को ज़हन में रखते हुए जिस पे आर एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो जाए। और हम किस तरह से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ एन एक्स ओवर एन, और अगर हम इस पर लिमिट लगाएं तो लिमिट n अप्रोचेज जो आपकी r के ऊपर, क्योंकि वेट फंक्शन आप कंसीडर करें तो लिमिट r अप्रोचेज टू 1 ये हमने लिए, और उस पर हमने n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी की जो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ले लिए। उसके बाद हमने इसको जो है वो जब इधर r इज पावर n ले लिया कॉज ऑफ एन एक्स के साथ, और बाहर हमने इस पर लिमिट लगा दी कि r अप्रोचेज टू 1, और उसके बाद हमने इस कॉज ऑफ एन एक्स जो है इसमें अलर्स फार्मूला के साथ इसको एक्सपेंड कर लिया कि कॉज ऑफ एन एक्स जो है वो इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा एन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एयोटा एन एक्स ओवर 2। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो ये इसी तरह हमने इसको एक्सपेंड करने अलग अलग कर लेना है। ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉजिटिव एयोटा एन एक्स वाली टर्म है उसको हमने 2 के साथ 2 को हमने बाहर ले लिया, अलग कर लिया, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एयोटा एन एक्स वाली टर्म को जो है वो लिमिट के साथ और 2 के साथ जो है वो अलग कर लिया इस तरह से। तो दोनों टर्म्स को हमने पॉजिटिव एयोटा एन एक्स वाली टर्म और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एयोटा एन एक्स वाली टर्म दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, और इसके सेपरेट करने के बाद आप इस पर अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड पावर सीरीज़ की एक्सपेंशन फॉर n इज इक्वल टू 1। हमने n को 1 कंसीडर करते हुए एक तो n को 1 ले लिया, और साथ ही हमने स्टैंडर्ड पावर सीरीज़ की जो एक्सपेंशन है वो हम लगाएंगे इस पर। स्टैंडर्ड पावर सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होती है कि आपके पास जो भी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0 पावर n ओवर n की जो फॉर्म होती है वो इक्वल होती है माइनस एल एन ऑफ 1 माइनस सी। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड पावर सीरीज़ एक्सपेंशन का फार्मूला होता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड पावर सीरीज़ का फार्मूला फॉलो करें तो हमारे पास ये भी फॉर्म बन रही है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0 पावर n ओवर n वाली फॉर्म, और ये वाली टर्म भी बन रही है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0 पावर n ओवर n वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये दोनों पे ये वाला स्टैंडर्ड पावर सीरीज़ का फार्मूला लगता है विच इज़ इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ 1 माइनस सी। ठीक है ना, तो ये हमने लगाना है इस वाली पे भी और इस वाली पे भी, दोनों ये वाला फार्मूला स्टैंडर्ड पावर सीरीज़ का लगाना है, और n को हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो लिमिट r अप्रोचेज टू 1, और ये आपके पास जब हम इधर लगाए तो माइनस एल एन ऑफ 1 माइनस जी करना है, तो माइनस ये जो 1/2 साथ है ये वही है, और एल एन ऑफ 1 माइनस जी कौन है इधर आपका, जी जो है वो आपके पास ये आर एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा एक्स हो गया, क्योंकि n को 1 ले लिया ना आपने, तो हमारे पास जी जो है वो आर एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा एक्स आ गया, तो ये 1 माइनस जी हमने कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला था ना माइनस एल एन ऑफ 1 माइनस जी, तो ये माइनस 1/2 उसके साथ ही रहेगा, और एल एन ऑफ 1 माइनस ये जो ऊपर वाली टर्म है ये सारी जी है n इज इक्वल टू 1 करके, तो ये जी आ गया इसके साथ। उसके बाद इस पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, तो माइनस 1/2 और एल एन ऑफ 1 माइनस जी, इसका जी कौन है जो इसके ऊपर वाली टर्म है, जो इसका न्यूमिनेटर है वो इसका जी है, और n को 1 कर दिया, तो ये r एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एयोटा एक्स आ गया। ठीक है, अब दोनों में से माइनस 1/2 आप दोनों में से कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, और साथ ही आप ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं जो हमने ली थी कि r अप्रोचेज टू 1 वाली, तो इस पर भी अप्लाई कर दें और दोनों टर्म्स पे अप्लाई कर दें, तो ये वाली फॉर्म अब आपके पास आ जाएगी एल एन ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा एक्स प्लस एल एन ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एयोटा एक्स। तो ये बन गई है एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी वाली फॉर्म ना। इस पे जब एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी होता है तो इसका जो रूल है, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, दिस इज एल एन ऑफ ए इंटू बी, एल एन ऑफ ए बी, यानी एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी जो है वो बराबर होता है एल एन ऑफ ए बी। तो ये इसका प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी एडिशन हो रही होती है एल एन में अलग अलग, उसको हम इकट्ठा करके एक ही एल एन के साथ ए इंटू बी करके लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। उसके बाद ये हमारे पास माइनस हाफ ऑफ एल एन ऑफ, अब आप इसको खोलें ज़रा, तो अगर हम इसको खोलेंगे और हर टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने इधर इसको कोशिश की है आपको खोल के दिखाने की कि ये एल एन ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा एक्स और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एयोटा एक्स, अगर आप इसको खोलें तो
आपके पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगी। सो दिस इज़ 1 1 ज़र 1 और माइनस इस तरह से हर टर्म को मल्टीप्लाई करें, एक्सपेंड करें। तो अगर ये 1 1 ज़र 1 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस यूटा एक्स ज़र ये आ जाएगा, फिर माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज़ माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ यूटा एक्स और माइनस माइनस प्लस होके एक्सपोनेंशियल ऑफ यूटा एक्स और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस यूटा एक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे ना, एक दूसरे को 1 बन जाएंगे। ये 1 और ये शुरू वाला 1 ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे। और ये माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस यूटा एक्स और माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस यूटा एक्स ये दोनों जो है ये किस तरह से बन जाएंगे, इसमें से आप 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये इस तरह से बन जाएंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस यूटा एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस यूटा एक्स। माइनस को बाहर कॉमन ले लिया था ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने इसलिए किया कि ये जो पूरी चीज़ है ना ये बन जाएगी कॉज ऑफ एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ यूटा एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस यूटा एक्स ओवर 2 जो है वो कॉज ऑफ एक्स को शो करता है। तो दिस इज़ 2 माइनस 2 और कॉज ऑफ एक्स। और बाहर ये जो शुरू से एलन था ये तो बाहर रहेगा ना साथ, ये तो हमने एलन के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व की है ना सारी। सो एलन ने इसके साथ साथ रहना है, तो ये सारी जो टर्म आप सॉल्व करेंगे एलन इसके साथ होगा ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और ये जो चीज़ है एलन ऑफ 2 माइनस 2 कॉज ऑफ एक्स वाली ये हमने इधर पुट कर दी है। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो आपने इसको खोला एक्सपैंड किया ना इसके अंदर वाली टर्म्स को एलन के, और ये एक्सपैंड करके ये आपके पास ये बन जाएगा एलन ऑफ 2 माइनस 2 कॉज ऑफ एक्स। और यहाँ से हमारे पास ये जो आपके पास ये जो 1/2 है इसको आप ये जो आपको पता है ना एलन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके शुरू में आ रही होती है टर्म वो उसकी पावर बन जाती है। तो ये जो या अगर वो पावर वाली टर्म हो तो वो शुरू में आ जाती है। तो ये जो शुरू वाली टर्म है 1/2 ये एलन के ऊपर पावर बन जाएगी जाके 1/2 बन जाएगी, ठीक है। और दिस इज माइनस एलन ऑफ 2 माइनस 2 को कॉमन ले लेना, सो 2 × 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स, और ये जो शुरू वाला 1/2 था ये उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। और उसके बाद दिस इज माइनस एलन ऑफ अंडर रूट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ना, ये 1/2 को अंडर रूट कहते हैं हम। सो दिस इज 2 और 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स जो है बेसिकली ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वेयर x/2, ठीक है। तो जो 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स है वो 2 × साइन स्क्वेयर x/2 के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है, और ये 1 माइनस कॉज एक्स की जगह। और उसके बाद हमारे पास जो है हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। सो फाइनली हम इसे लिखेंगे माइनस एलन ऑफ ये वाला 2 एक तो इसके साथ है ना, और उसके बाद ये जो साइन स्क्वेयर x/2 है ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ x/2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये आपके पास माइनस एलन ऑफ 2 × ये जो आपके पास, क्योंकि ये वाला 2 जो इसके साथ आ रहा है ना ये 2 × 2 ये हो गया 4, तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाता है 2, और जो साइन स्क्वेयर x/2 है इसका अंडर रूट अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x/2। तो ये दोनों टर्म्स को अलग अलग हमने अंडर रूट के साथ सॉल्व करके तो इस तरह से ये फाइनली, और ये वही चीज़ आ गई है जो हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ये हमने वो प्रूव कर ली, और विद इन दिस लिमिट जो उन्होंने हमें बताया था, ये जो लिमिट उन्होंने हमें दी थी ये हमने उसको उसके लिए उसकी वजह से हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की कि आर जो है एक आर इंट्रोड्यूस कराया अपनी सीरीज़ के अंदर ना, तो कॉज के साथ भी आर की पावर n की फॉर्म में और बाहर भी लिमिट आर अप्रोचेस टू 1 की फॉर्म में। तो उसके बाद हमने ये जहाँ भी एक्सपेंशंस की तो ये हमारे पास जो सीरीज़ उन्होंने कहा था प्रूव करने के लिए वो हमने प्रूव कर ली। बोथ साइड्स ऑफ दिस एक्सपेंशन डाइवर्ज एज x अप्रोचेस टू 0 and 2π। आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें चाहे राइट हैंड साइड ले लें, जब आप पहली लिमिट लगाएंगे x = 0 वाली तो भी आपकी ये सीरीज़ जो एक्सपेंशन है जो एक्सप्रेशन है ये डाइवर्ज कर जाती है। और अगर आप दूसरी लिमिट लगाएंगे 2π वाली तो भी आपकी, देखिए यहाँ पे अगर आप 2π लगाएंगे ना तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और साइन ऑफ पाई वैसे ही 0 देता है आपको, और अगर आप 0 लगाएंगे तो साइन 0 भी आपको 0 देता है। तो दोनों सूरतों में आपकी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी, x 0 पे भी और x 2π की लिमिट पे भी। तो ये चीज़ उन्होंने एट द एंड आपको लिख के दी है। अगली जो इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अब मैं आपको कराऊंगी 9.3 एग्जाम्पल नंबर 9.3 जो है उसमें उन्होंने कहा कि यूजिंग एलन ऑफ 1 + g समेशन n 1 to infinity और -1 n + 1 0 n over n ये प्रूव करें कि आपके पास ये जो ऊपर उन्होंने आपको यूजिंग ये दी है ये आपकी पावर सीरीज़ ही बताइए ना आपको, कि आप एक तरह का उन्होंने पावर सीरीज़ का फार्मूला बताया कि ये पावर सीरीज़ का फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है जैसे हमने ऊपर इस्तेमाल किया था, ठीक है। तब उन्होंने हमें दिया हुआ नहीं था ये फार्मूला, तो तब तो हमने खुद ही वो पावर सीरीज़ का एक्सपेंशन यूज़ की थी ना ये फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पावर सीरीज़ एक्सपेंशन यूज़ की थी। यहाँ पे उन्होंने पावर सीरीज़ का आपको फार्मूला दे दिया है कि ये पावर सीरीज़ का फार्मूला इसे इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करके आप ये चीज़ प्रूव करें, ठीक है। जो फार्मूला उन्होंने आपको दिया हुआ एक्सपेंशन को, और थीटा जो है अप्लाई करता है -π से लेके थीटा
इन बिटवीन माइनस पाई टू थीटा। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पास्ट पेपर में आई हुई है। तो इसमें आपने क्या करना है कि जी जो है इसको आप पहले से ही सपोज कर लें कि एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा। ठीक है, ये हमने जैसे अपनी जो लास्ट MMP1 का सिलेबस था उसमें भी हमने ये जी के साथ बहुत, जब हम इसको कंसीडर करते थे तो जो कम्प्लेक्स वैल्यू हम जब भी लेते थे जी की वैल्यू, तो वो हम कैसे लेते थे, जी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा की फॉर्म में लेते थे। और फिर उसमें हम अगर इसको पुट करें इस फार्मूले में जो हमारे पास पावर सीरीज फार्मूला है कि ln ऑफ 1 प्लस जी, और वो इक्वल है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 इज पावर n प्लस 1 0 इज पावर n ओवर n, और जी को इसमें ये पुट करें कि जी जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा यानी कम्प्लेक्स फंक्शन है आपका, और उसको हम इसकी वैल्यू इधर पुट कर दें जी की लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी जी की वैल्यू को पुट करें। और उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा को हम खोल के लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे उसको खोल लिया है। और उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ln ऑफ 2 cos थीटा बाय 2 इस तरह की टर्म चाहिए ना, तो वो तभी आएगी जब हम एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन कर लेंगे। और राइट हैंड साइड पे जो है हमारे पास अभी तक हमने उसको ओपन नहीं किया, अभी हमने उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ही रखा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ n आयोटा थीटा, लेकिन इसको भी हम बाद में जाके फिर आगे एक्सपेंड करेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय टेकिंग द जब हम कम्प्लेक्स नंबर का जो है हमारे पास कोई कम्प्लेक्स वेरिएबल हो या कम्प्लेक्स नंबर हो, उसका जब ln लेते हैं ना, तो उस पर ये फार्मूला हम लेफ्ट हैंड साइड को इस फार्मूले के तहत जो है वो एक्सपेंड करेंगे कि ln ऑफ w, वेयर w इज एनी कम्प्लेक्स नंबर ना, तो अगर w कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं ln ऑफ w का मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ w। तो ये जो आपका फार्मूला है ये हमने, वेयर w क्या चीज़ है, w आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर है यानी w इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें और यहाँ से अगर हम आर्गुमेंट ऑफ w लिखें कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ w, तो आर्गुमेंट ऑफ w जो है अगर उसको एक्सपेंड करके लिखें तो वो इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x के ना। तो tan इनवर्स ऑफ y ओवर x का मतलब है कि हमारे पास ये y की वैल्यू जो है हम जो हमारे पास जो y वेरिएबल है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यहाँ पे x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 प्लस कॉस थीटा को ना। सो दिस शुड बी tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आर्गुमेंट ऑफ w की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है बाय टेकिंग द ln ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का ln जब हम लेंगे तो एक तो हमारे पास ln ऑफ w का मैग्नीट्यूड यानी कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ w आएगा। तो जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसको हम फिर इस तरीके से आगे एक्सपेंड करेंगे। तो ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका हम अगर मैग्नीट्यूड ले लें लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम इस तरह से मैग्नीट्यूड ले सकते हैं ना कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का अगर मैग्नीट्यूड लें तो हम इसे लिख सकते हैं जैसे a प्लस बी का जो है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो वो कैसे लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो इसी तरह हमने 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये हमने इसको एक्सपेंड किया, और उसके बाद ये जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर जो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसको ओपन किया तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का फार्मूला इधर लगा के और ये साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये जो है ये 1 के बराबर होता है, ये वाला 1 और ये वाला 1 जो है ये 2 बन जाएगा, और ये ऑलरेडी 2 कॉस थीटा है तो दिस इज 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे की है कि ये जो 1 प्लस क्योंकि राइट हैंड साइड को उन्होंने अभी नहीं छेड़ा ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंड की है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये इस तरह पहले इसका मैग्नीट्यूड लेके लिखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट की फॉर्म में, और उसके बाद हाँ और याद रखें कि जो आयोटा स्क्वायर है ना ये वैसे तो -1 होता है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसको हम प्लस कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसमें फिर हम उसका मॉड ले रहे हैं ना तो इस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये फिर हमने वो इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगा के और साथ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा यही वाली फॉर्म बन जाएगी अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा। इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा टर्म आगे आ रही है ना आयोटा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ये इस आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की वजह से आ रही है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म हम इसके साथ देख रहे हैं आयोटा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास आ रही है किसकी वजह से, ये इस आर्गुमेंट ऑफ w की वजह से आ रही है जो कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आप लेते हैं। तो ये जो हमारा पूरा फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, एक तो हमने मैग्नीट्यूड लगाया ln ऑफ जो है कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमने इस तरह से खोला था ना, तो ये उस वजह से आ रही है साइड पर टर्म। अब जो राइट हैंड साइड है, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने कम्प्लीटली
भी सॉल्व कर लिए। तो अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाए। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा एन थीटा या एन अयोटा थीटा है उसको हम एक्सपैंड कर लेंगे, तो कॉज एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। और एक्सपैंड करने के बाद अब हमने मज़ीद इसको आगे ये देख लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई ln ऑफ √2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 2 को कॉमन ले लिया ना बाहर, तो वो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अयोटा, ये आर्गूमेंट ऑफ w की वजह से आया था, प्लस अयोटा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा वाली टर्म। और राइट हैंड साइड हमने एक्सपैंड करके इस तरह से लिख ली थी। अब हमने इसके रियल पार्ट्स और ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन जो है वो जो है इनको कंपेयर कर लेना है। आप चाहें तो रियल पार्ट्स और जो इमेजिनरी पार्ट्स है दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ कॉज वाली टर्म्स चाहिए ना, तो इसलिए हम सिर्फ इसके रियल पार्ट, क्योंकि हमने जो प्रूव करना था ना अपना क्वेश्चन में, तो प्रूव करने में हमने देखा था कि राइट हैंड साइड पे सिर्फ हमें कॉज वाली टर्म चाहिए। तो अगर हमें सिर्फ कॉज वाली टर्म चाहिए तो फिर हमने सिर्फ रियल पार्ट को जो इसके दोनों तरफ के रियल पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे, इमेजिनरी की कंपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम दोनों तरफ के रियल पार्ट्स को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कंपेयरिंग द रियल पार्ट्स ऑन द बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है दिस शुड बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ये हाफ आर्गूमेंट का जो एक्सपेंशन होती है ना, हाफ आर्गूमेंट एक्सपेंशन जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जैसे साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा को जब एक्सपेंड करते थे, लेकिन तो उसमें फिर वो इस तरह की फॉर्म आती थी। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो थीटा का आर्गूमेंट हाफ हो जाएगा ना, थीटा बाय 2 बन जाता है। तो ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ये बन जाता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो प्लस अयोटा tan इनवर्स ऑफ ये, यानी ये जो पूरी टर्म हमने लगाई है, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने इसकी जगह लगा दी 1 प्लस कॉस थीटा की जगह, बाकी ये जो 2 बाहर वाला है वो ये साथ ही है। और दिस इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास चूँकि हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर नहीं कर रहे तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। और राइट हैंड साइड से भी साइन थीटा वाली टर्म हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ कॉज वाली लेंगे। तो वो हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 इज पावर n प्लस 1 और कॉज n थीटा ओवर n ये आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये जो 2 ज़ार हमें पता है ये 4 होता है, 4 का रूट जो है वो 2 के बराबर ही होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 जो है वो कॉस थीटा बाय 2 को शो करेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस टर्म। और यही वो चीज़ थी जो हमने हेंस हमने प्रूव कर ली जो हमने प्रूव करनी थी। अब अगर ये इसकी बजाय अगर वो ये वाली चीज़ आपको दे देते हैं ना, तो इसका मतलब है हमने ऊपर वाले में तो रियल पार्ट्स को कंपेयर किया था ना बोथ साइड्स पे, अगर आप इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें बोथ साइड्स पे तो आपके पास ये सेम ऊपर वाली एक्सप्रेशन से ये वाली एक्सप्रेशन आ जाती है जो वो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि आप इसको कंपेयर करें, ठीक है। तो आपने सेम वही काम करना है। तो ये नीचे उन्होंने हिंट में भी लिखा हुआ है कि कंपेयर इमेजिनरी पार्ट ऑफ अबव इक्वेशन टू ऑब्टेन दिस रिजल्ट। तो अगर आपको वो ये साइन वाली टर्म प्रूव करने के लिए कहते हैं तो फिर आप इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड जो है उसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा जो वो आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी आपने ज़रा कोशिश करनी है, इसको आपने खुद करना है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल 9.4, इसमें ये भी आपके पास्ट पेपर में आई हुई है। उसमें भी उन्होंने कहा कि फॉर द साटूथ फंक्शन, ये साटूथ वेव है ना, तो साटूथ फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर है, एक्स जो है वो लाई करता है बिटवीन माइनस पाई एंड प्लस पाई के बीच में। फाइंड द फोरियर सीरीज एंड स्केच इट्स ग्राफ। तो उन्होंने कहा इसकी फोरियर सीरीज भी निकालें और इसका ग्राफ भी बनाएं। तो ग्राफ इसका एफ ऑफ एक्स और एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। साटूथ की ये शेप होती है इस तरह से जिस तरह आप माउंटेन शेप होती है, तो ये डॉटेड फॉर्म में ऊपर से आएगी ना, तो सिर्फ हमने ये लाइंस इस तरह रखी हैं, फिर डॉटेड, फिर लाइन, फिर डॉटेड, फिर लाइन, इस तरह से। और पहले ये जो जीरो सेंटर में ज़ीरो होगा, अब ज़ीरो से राइट साइड पे पाए 2 पाए इस तरह वेरिएशन होगी, इसी तरह ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे माइनस पाए और -2 पाए एंड अप टू सो ऑन। तो ये इसका ग्राफ बनता है साटूथ वेव के लिए, क्योंकि हमने रहना है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ना, तो हमने बाकी इसलिए वैल्यूज़ पे गौर नहीं करे, हम सिर्फ माइनस पाई से, ये वाला इंटरवल है हमारा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फोरियर सीरीज़ का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स ए नॉट ओवर 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ का फंक्शन का फार्मूला होता है। इंटरवल अब उन्होंने हमें दे दिए हैं माइनस पाई से प्लस पाई, ये वाला इंटरवल है, ठीक है। सिंस गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, अब ये हमारा चूंकि ऑड फंक्शन है सो ए एन इज इक्वल टू 0। अब ये ऑड फंक्शन आपका है तो आपके पास ए एन जो है वो इसमें 0 होगा, क्योंकि ए एन जो है वो रियल के साथ आ रहा है, तो हमारे पास और इवन के साथ आ रहा है, कॉस चूँकि एक इवन फंक्शन आता है ना, तो ए एन 0 हो जाएगा जब हमने ऑड फंक्शन लेना है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन के लिए जब हम जो आपका इवन फंक्शन को ए एन को 0 ले लेंगे उसके साथ जो कांस्टेंट आ रहा है, तो आपके पास बाकी की क्या बचेगी फोरियर सीरीज, वो बचेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि ए नॉट वाली टर्म भी रियल के साथ ही आती है, ठीक है।
तो या इवन के साथ ही आती है। ये जब मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस कराई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉज ए एन कॉज ऑफ एन एक्स और ये ए नॉट ओवर 2, ये दोनों टर्म्स रियल को रिप्रेजेंट करती हैं और साथ ही इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो बी एन साइन ऑफ एन एक्स है, ये आपकी ऑड को भी रिप्रेजेंट करती है और इमेजिनरी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम इसमें सिर्फ ऑड फंक्शन लेंगे तो सिर्फ बी एन साइन ऑफ एन एक्स वाली टर्म रहेगी और ए नॉट वाली टर्म और ए एन वाली टर्म ये दोनों खत्म हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। तो आपके पास सिर्फ सीरीज जो आप लिखेंगे वो बी एन साइन ऑफ एन एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। और वेयर बी एन क्या चीज़ है, बी एन जो है ये भी हमने पीछे डिफाइन किया था कि जब हम सिर्फ ऑड फंक्शन लेते हैं, कहाँ डिफाइन किया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कि जब हम सिर्फ ऑड फंक्शन लेते हैं यहाँ पे, तो इवन को हमने जीरो कर दिया था और सिर्फ ऑड हमने लिए थे ना, तो ऑड हार्मोनिक्स में आपने ये बी एन निकाला था कि 1/π -π से +π को हमने 2 करके ना 2 टाइम्स ऑफ 0 to π कर दिया था, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स। तो ये हमने बी एन की वैल्यू इधर से ली थी और ऑड फंक्शन में इस तरीके से हमने सिर्फ साइन के साथ इसको लिखा था। ये देखें, जब हमने ये थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स को इवन भी करके मैंने आपको दिखाया था जब आपने फोरियर सीरीज लिखी थी, और फिर उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स को ऑड फंक्शन के लिए भी लिखा था। तो जब इवन होता है तो ए नॉट और ए एन दोनों वाली टर्म्स आती हैं, और जब ऑड के लेते हैं आप फंक्शन तो सिर्फ आपके पास साइन ऑफ एक्स वाली टर्म आती है और ए एन 0 हो जाता है। तो ये बातें हमने चूँकि की नहीं थी, तो इसी को हमने अब इस 9.4 में कंसीडर करना है। और यहाँ पे बी एन जो है वो हमने डिफाइन किया 2/π और 0 to π एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ये बी एन को हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ फॉर एन इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए। और यहाँ से बी एन इज इक्वल टू 2/π और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है, दिस इज एक्स, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स चूँकि आपके पास एक्स है तो एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, और उसके बाद अब आपने इसका जस्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है। और इंटीग्रेट आपने इसको कैसे करना है कि चूँकि ये एक्स साइन ऑफ जो है एन एक्स है, तो इस पर ये आप ना यू डी वी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यू इंटू वी ना, सो दिस इज़ यू डी वी। तो अगर आपको ये याद हो तो जो इंटीग्रल ऑफ यू डी वी होता है वो यू इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू, ये फार्मूला आपने इधर यहाँ पे यूज़ करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे और बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है यू इंटू वी वाली, उसमें यह आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें यू किसको रखते हैं, यू डी वी है ना, तो यू किसको रखेंगे और वी किसको रखेंगे। अच्छा, यू हम रखेंगे एक्स को और डी वी हम किसको कहेंगे, साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स को हम डी वी कह लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें ना, अगर u आपका x है तो डी यू जो है वो डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो आपका डी वी है वो आपका क्या है, साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो जो अगर हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेट करें ना, तो डी वी से आपको v मिल जाएगा, और राइट साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स जो है उसका इंटीग्रल आपको देगा माइनस कॉज ऑफ एन एक्स ओवर एन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने, ये वैल्यूज़ हमने इधर इस फॉर्मूले में अप्लाई करनी है कि ये आपका समझने, आपका ये है इंटीग्रल ऑफ यू डी वी, ठीक है। तो उस पर फार्मूला लेंगे यू इंटू वी, यानी यू कौन है आपका एक्स और वी क्या है आपका, ये मैंने आपको बताया माइनस कॉज ऑफ एन एक्स ओवर एन, ठीक है। और लिमिट्स आपकी वही रहेंगी 0 से लेके पाई तक। और उसके बाद बीच में क्या आता है फार्मूले में माइनस, और ये 2/π तो बाहर है ना चूँकि ये दोनों के साथ लगेगा, और माइनस के बाद आपके पास इंटीग्रल ऑफ वी डी यू ना। तो वी कौन है, वी आपने ये निकाला हुआ है, तो वी है माइनस कॉज ऑफ एन एक्स ओवर एन, और डी यू क्या है, एक्स आपका यू था ना, तो डी यू आपका क्या है, डी एक्स है ना, तो ये डी एक्स आ जाएगा। तो ये इसी फार्मूले में हमने ये यू इंटीग्रल ऑफ यू डी वी का फार्मूला इधर यूज़ किया है। और उसके बाद लिमिट्स हमने 0 से पाई हमने लगाई हैं। जब हमें पहले वाले में लिमिट्स जो है वो अप्लाई करेंगे, तो जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक्स की जगह पाई आ जाएगा, और कॉज ऑफ एन पाई जो है वो आपको देगा -1/n। जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, तो वो एक्स जब 0 होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी लोअर लिमिट के लिए। उसके बाद जब सेकेंड इंटीग्रल देखेंगे तो उसमें कॉज ऑफ एन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो आपको साइन ऑफ एन एक्स ओवर एन देगा, और उस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to π, तो वो अपर लिमिट के लिए भी 0 होगा और लोअर लिमिट के लिए भी 0 होगा ना, क्योंकि साइन ऑफ एन पाई भी 0 होगा और साइन ऑफ 0 भी 0 होगा, ठीक है। तो ये तो टर्म आपको 0 मिल जाएगी अपर और लोअर लिमिट दोनों के लिए। पहली टर्म जो है उससे आपको क्या मिलेगा, ये माइनस बाहर है, पाई से कैंसिल हो गया, माइनस बाहर और -1/n और 2/n, ये फर्स्ट आपको मिला। और यहाँ से ये वाला जो माइनस बाहर है, ये समझ लें ये माइनस की पावर 1 है और साथ -1 की पावर n है, तो ये वाला n और ये माइनस की पावर 1, तो दिस इज -1 इज पावर n+1 और साथ 2/n आ जाएगी। तो हेंस ये आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज थी जो उन्होंने आपको कहा था कि आपने कैलकुलेट करनी है अपनी एफ ऑफ एक्स साटूथ फंक्शन के लिए, जो हमने ये अपनी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज जो है ये निकाल ली। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है एफ ऑफ एक्स सिग्मा
n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 इज पावर n प्लस 1 और 2/n, और ये किसके साथ आएगी आपके पास, ऑड के लिए आपने निकाली थी ना, तो ये आपके पास आएगी किसके साथ, साइन ऑफ x। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली ये सारी bn की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो ये हमने सारा काम bn के लिए किया था। तो जब bn आ गया तो bn को आपने इधर पुट करके अपनी इस रिक्वायर्ड वैल्यू में, इस फंक्शन में f ऑफ x के अंदर, यहाँ पे हमने bn की वैल्यू को पुट किया और हमारे पास रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ गई। और ये आप फाइनली आपके पास दिस इज़ ये 2 जो है हमने उसको सीरीज से बाहर लिख लिया, और ये साइन ऑफ एन एक्स ओवर एन की फॉर्म में ये आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है। और इसका ग्राफ जो है, चूँकि ये सिर्फ हमने ऑड फंक्शंस के लिए हमने इसको कंसीडर किया था, तो उस इसलिए अब जो इसका जो डॉटेड जो लाइंस आ रही है ना, जहाँ जहाँ इवन फंक्शन आ रहे हैं वो डॉटेड हो गई है, और जो ऑड फंक्शन है हमने सिर्फ वो कंसीडर किए हैं। ये जो डिसकंटिन्यूस है ना, तो आपकी फोरियर सीरीज़ का यही फ़ायदा होता है कि आपका ग्राफ कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो, दोनों के लिए ये काम करता है। तो हमारे पास ये जो कंटिन्यूस लाइंस आ रही हैं ये किसके लिए आ रही हैं, ऑड फंक्शन के लिए, और ये जो डिसकंटिन्यूस लाइंस आ रही हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इवन फंक्शन कॉस को, जिसको हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है ये हमने इसको वैल्यू साटूथ वेव के लिए निकाला, उसके लिए ऑड साटूथ वेव जो है वो हम ऑड फंक्शन के लिए निकालते होते हैं, और फिर हमने उसका ग्राफ भी प्लॉट करके देखा। अब इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है 9.4, ये आप खुद जो है वो ट्राई करें। उसमें ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि इसमें ना देखें एफ ऑफ एक्स जो है ना वो दो तरह से, एक एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स माइनस 2 पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। ये जो पार्ट ऑफ द ग्राफ है जब एक्स लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। और उसके बाद जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स माइनस 2 पाई को, तो एक्स जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन पाई एंड 2 पाई ना, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला आ जाएगा पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ग्राफ का, ये कब है, जब एक्स माइनस 2 पाई है। तो यहाँ पे दिस इज़ एक्स माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये जो x माइनस 2 पाई ये तब है जब वो पाई और 2 पाई के बीच में। तो ये दो पार्ट्स ऑफ द ग्राफ इसमें बनेंगे, एक 0 से पाई के बीच में और एक पाई से 2 पाई के बीच में ना, ये साटूथ वेव को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपने स्केच भी करना है इसमें, फोरियर सीरीज़ भी फाइंड करके, ये फोरियर सीरीज़ की जो है ये साइन फंक्शन की सीरीज़ आती है, साइन ऑफ एक्स की। और उसमें अगर आप साइन फंक्शन की जो सीरीज़ है उसके अंदर आप एक्स को पाई/2 रखें ना, और एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है उसमें पाई/2 पुट करें, तो आप देखें आपके पास जो वो आपसे रिक्वायर्ड आपकी वो कह रहे हैं ना कि पाई/4 की वैल्यू निकालें कि वो इसके बराबर हो, तो वहाँ से आपको पाई/4 जो है वो ये मिल जाती है। साइन की सीरीज़ को अगर आप एक्सपेंड करें, यहाँ पे जब पाई/2 डाला, क्योंकि साइन ऑफ पाई/2 आपको पता ही होता है 1, और फिर ये माइनस साइन ऑफ पाई/2 है, इस तरीके से। तो ये इस तरह अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, साथ बाहर 2 भी है, तो अगर आप मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी इसकी, पाई/4 एट द एंड आपको ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। तो ये साइन सीरीज़ से आपको मिलेंगी, ठीक है। और साथ ही आपने उसकी स्केचिंग कर लेनी है 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच में। तो ये 9.4 की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आप ज़रा करें, ये साटूथ के लिए ही है। उसके बाद हम करेंगे 9.5। तो ये जो एग्जांपल नंबर 9.5 है, इसमें स्केयर वेव आ जाती है। स्केयर वेव में भी उन्होंने कहा जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक दफ़ा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है जब एक्स बिटवीन है माइनस पाई से 0 के बीच में, यानी ये वाले पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन वो है वेव का जब आपका फंक्शन 0 है। देखिए ना, कोई फंक्शन यानी यहाँ पे नीचे जा रहा है ना, ट्रफ की तरफ जा रहा है, वो कोई आपको वेव नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ 0 है ये, ठीक है। सो फंक्शन इज़ 0 हेयर बिटवीन माइनस पाई और जो आपका 0 के बीच में, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड 0 ना, तो यहाँ पे आपका फंक्शन एफ ऑफ जो 0 जो ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो एच को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एक्स लाई बिटवीन 0 से पाई। अगर आपका 0 से पाई यहाँ पे ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ एक्स है इसके लिए वो रिप्रेजेंट करता है एच को, इस जो टर्मिनल के लिए 0 से पाई के बीच में। तो ये हमने इसकी स्केचिंग उन्होंने कहा जी, ये आपने एक स्क्वायर वेव बनाई है और आपने कहा कि फाइंड इट्स फोरियर सीरीज एंड शो दैट ये जो फोरियर सीरीज़ है ये इसको रिप्रेजेंट करती है, साइन वेव की सीरीज़ को। आल्सो स्केच इट्स ग्राफ। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो है फंक्शन की, वो इंटरवल कौन सा आपने लेना है, माइनस पाई से पाई वाला इंटरवल, क्योंकि टोटल इंटरवल माइनस पाई से पाई है ना, जिसको आप स्प्लिट करके माइनस पाई से 0 और 0 टू पाई कर लेते हैं। तो जो टोटल इंटरवल है वो आपका ये वाला है, माइनस पाई से पाई वाला इंटरवल। इसके बीच में आपका पूरा जो ग्राफ है और जो पूरी सीरीज़ है वो लाइक आ रही है। अब उसमें आपके पास फोरियर सीरीज़ का पहले जो अपना फॉर्मूला है वो आप लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos ऑफ nx प्लस bn sin ऑफ nx। a0 को डिफाइन करें, a0 आपने कहा था 1/पाई माइनस पाई से पाई और एफ ऑफ एक्स dx के बराबर होती है, ये पीछे पड़ा है हमने। an जो है वो होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस के साथ आती है, cos ऑफ nx dx। और जो bn वाला होता था वो 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स के साथ
साइन एन एक्स डी एक्स जो है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। ये डिफाइन की सारी। इसमें अब आप पहले ए नॉट निकालें। ए नॉट जो है अब वो होगी माइनस पाई से 0, स्प्लिट करेंगे ना इसकी। ए नॉट को अगर आप लिख रहे हैं, जो ए नॉट है ना माइनस पाई से पाई वाली जो इसकी लिमिट है, उसको आप ज़रा स्प्लिट करके माइनस पाई से 0 और 0 टू पाई कर दें। माइनस पाई से 0 और 0 टू पाई, क्योंकि आपका पूरा टोटल ताकि आ जाए। अब माइनस पाई से 0 में हमने देखा कि फंक्शन 0 के बराबर था, और 0 से पाई में फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो एच के बराबर है। तो ये हमने वैल्यूज़ डाल दी, और पहले वाला तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और जो दूसरी टर्म है उससे आपके पास जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एच बाहर आ जाएगा ना, एच इज़ अ कांस्टेंट। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, 0 टू पाई लिमिट्स पुट की, तो ये आपके पास पाई पाई से कैंसिल होकर आपके पास फाइनली जो है वो एच बच जाएगा इसमें, ए नॉट। इसी तरह ए एन के अंदर पुट करेंगे। ए एन जो है 1/पाई माइनस पाई से पाई वाली लिमिट को फिर आप अगेन आपने स्प्लिट करना है, माइनस पाई से 0 और 0 टू पाई। माइनस पाई से 0 में वो 0 हो जाएगा फंक्शन, और 0 टू पाई में आप उसको एच वैल्यू देंगे, और ये पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी फॉर एन इज़ ग्रेटर दैन 0। सेकंड टर्म में कॉस का इंटीग्रल, एच तो कांस्टेंट बाहर निकालने, कॉस का इंटीग्रल जो है वो आपको क्या देगा, साइन देगा, ठीक है, और साइन ऑफ एन एक्स ओवर एन। और ये जो है ये क्या होगा, 0 से लेके पाए तक आप इसको लिमिट देंगे। तो यहाँ से आपके पास जब 0 से पाए तक आप इसको लिमिट देंगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिमिट पुट करेंगे साइन ऑफ पाई भी 0 होता है, सेकंड लिमिट पुट करेंगे साइन ऑफ 0 भी 0 होता है। तो ये पूरी टर्म आपको 0 दे देगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो बी एन जो है तीसरी टर्म, वो 1/पाई माइनस पाई से 0, उसको भी स्प्लिट डायरेक्ट स्प्लिट कर दिया ना अब आपका। तो बी एन जो है वो माइनस पाई से 0 और 0 से पाई उसको भी उसी तरह किया, और 0 वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी। ये वाला साइन का इंटीग्रल जो है वो आपको माइनस कॉस देगा। और यहाँ पे आपके पास जब आप इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अब आपके पास एक दफ़ा आंसर आ जाएगा 2h/n पाई, ठीक है, इफ़ n इज़ ऑड। अगर आप n को ऑड कंसीडर करें, ऑड का मतलब आप इसको 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, कोई भी आप इसकी वैल्यू ले लें, तो आपको पता है जब ऑड पावर आती है माइनस की तो वो माइनस ही होता है, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये h/n पाई और +1 तो ये मिलके हो जाएंगे ये 2h/n पाई के बराबर हो जाएगा। और अगर आप n को इवन ले लेंगे तो इवन का मतलब है कि n 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कोई भी। तो जब इवन पावर होती है माइनस की तो वो प्लस हो जाता है ना, तो फिर बाहर वाला माइनस सिर्फ रहेगा आपके पास, और वो माइनस h/n पाई और प्लस h/n पाई वो दोनों कैंसिल होकर आपको आंसर 0 दे देगा। तो ये दो वैल्यूज़ आती हैं अगर n ऑड है या n इवन है, तो ये दोनों के लिए हम इसको bn की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। उसके बाद आपके पास जो f ऑफ x है, अब आप अगर उसको लिखें तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ का अपना फार्मूला है ना, तो f ऑफ x होता है a0/2। अच्छा, a0 की वैल्यू आपने निकाली थी h, सो दिस इज h/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos ऑफ एन एक्स। अच्छा, an की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 0, इसलिए वो तो टर्म पूरी ख़त्म हो गई, प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। तो आपके पास सिग्मा n इज इक्वल टू हमने कौन सा लेना है, अच्छा अब n अगर आप इवन लेंगे ना तो बी एन भी 0 हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बी एन की कोई ना कोई वैल्यू आए तो आपको n को ऑड लेना पड़ेगा। तो अगर आप n को ऑड कंसीडर करें 1 to infinity में सिर्फ ऑड नंबर्स ले रहे हैं, तो तब आपके पास आंसर जो आएगा वो किस तरह से आएगा, बी एन की वैल्यू आप पुट करेंगे, बी एन की वैल्यू क्या आपने आएगी 2h/n पाई, ठीक है, n इसके साथ रखा, और साइन क्या है, और साथ ये जो बी एन के साथ साइन ऑफ एन एक्स था वो रहेगा यहाँ पे, और ये साइन की सीरीज़ बन जाएगी अब आपके पास। और n सिर्फ आपके पास ऑड नंबर्स होंगे, साइन की सीरीज़ में n की कोई इवन नंबर नहीं होगा, यानी n 2 4 6 8 नहीं हो सकते, n की वैल्यूज़ होंगी 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। तो इसीलिए जब हम साइन ऑफ एन एक्स ऑफ 1 फिर साइन ऑफ 3 n को 3 पुट करें, फिर n को 5 पुट करें, एंड अप टू सो ऑन, इस तरह आप n को पुट कर सकते हैं। और इसका ग्राफ जो है वो हमने देख लिया था, माइनस पाई से पाई के बीच में, पहले माइनस पाई से 0 के बीच में वो 0 था फंक्शन, और फिर 0 से पाई में हमने उसको h पुट किया। तो ये हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 9.5 थी, ये भी आपके पास्ट पेपर में आई हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप देखें। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 9.6 पे। एग्जाम्पल 9.6 में क्या है कि फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, जो फंक्शन एक्स साइन ऑफ एक्स, और इंटरवल आपको दिया हुआ है फॉर एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में एक्स जो है वो लाई करता है, शो दैट इट कम्स टू बी ये एफ ऑफ एक्स की। अच्छा, यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स को उन्होंने आपको प्रूव करने के लिए कहा है, यहाँ पे ये प्लस की बजाय ये माइनस आना चाहिए। अभी आपको आगे पता चलेगा कि ये कैसे है। तो अगर ये एग्ज़ाम में भी ये 2022 के पेपर में आया हुआ है, तो अगर ये एग्ज़ाम में भी हो तो फिर आपने यहाँ पे माइनस जो है वो कंसीडर
करना है इस चीज़ को, ठीक है ना। और बाकी उसी तरह सारी डेरिवेशन है, तो आप इसको रीचेक कर लीजिएगा कि ये वाकई माइनस आता है। अभी मैं आपको कराती हूँ तो उसमें हम चेक कर लेते हैं। हैंस डिड्यूस दैट, ये जो π/4 की वैल्यू आपने ये डिड्यूस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का। वो जो अपना उसका जनरल फार्मूला f(x) = a0/2 प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos of nx प्लस bn sin of nx। और यहाँ पे आपका फंक्शन जो दिया हुआ है f(x) = x sin of x के बराबर है। तो अगर मैं इधर x को -x पुट करके देखूँ तो आप देखें कि आपका साइन जो है ना, साइन वो एक ऑड फंक्शन होता है ना, तो अगर साइन -x होगा तो वो माइनस साइन ऑफ x को शो करेगा। और अगर आप x को माइनस कर देंगे तो जब f(x) को माइनस करेंगे तो जहाँ जहाँ x है उसको अगर आप माइनस पुट करेंगे तो ये वाला माइनस बाहर वाला x के साथ वाला, और जो साइन के अंदर आप -x करेंगे तो वो भी माइनस साइन ऑफ x के बराबर हो जाएगा ना। तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यानी बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, तो ये साइन -x माइनस साइन ऑफ x के बराबर होगा। सो ये अगेन वही चीज़ आ जाएगी x साइन ऑफ x विच इज़ योर फंक्शन f(x), ठीक है। इट मीन्स आपका फंक्शन जो है दिस इज़ एन इवन फंक्शन, क्योंकि इवन फंक्शन की निशानी होती है कि अगर आप उसमें x को -x पुट करें तो वो दोबारा f(x) के बराबर होता है। सो ये निशानी है आपके इवन फंक्शन की। अगर ये इवन फंक्शन है तो फिर ये जो ऑड वाली टर्म इसके अंदर आ रही है bn के साथ साइन ऑफ x, तो वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऑड फंक्शन के लिए जो इवन फंक्शन के लिए जो ऑड वाली टर्म है वो जीरो हो जाती है। तो bn को आप जीरो कर देंगे इस टर्म में। तो आपका जो फंक्शन है वो रिड्यूस होकर वो कैसा बन गया, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 to infinity an cos of nx, ठीक है, जो कि आपकी इवन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें दो चीज़ें a0 और an। a0 को भी हमने पीछे भी डिफाइन किया हुआ उसके फॉर्मूले में कि a0 जो है वो बराबर था 2/π। और 2 कहाँ से आता था, क्योंकि ये जो आपका इंटीग्रल होता था ये -π से +π होता था ना, तो जब आप इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 0 to π f(x) के बराबर होगा dx। और अब आप इसमें f(x) की वैल्यू पुट कर दें। f(x) आपको जो फंक्शन गिवन है वो x sin of x के बराबर है, ठीक है। अब इस पे वो जो इंटीग्रल u dv का फार्मूला जो मैंने आपको पीछे भी अभी बताया है वही फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा, इंटीग्रल u dv का। तो वो किसके बराबर होगा, u × v माइनस इंटीग्रल ऑफ v du, ठीक है। तो ये आपने इधर फार्मूला अप्लाई करना है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है, ठीक है। तो u किसको लेंगे, x को, और dv जो है ये पूरी जो टर्म है साइन ऑफ x dx इसको आप dv लेंगे। तो ये वाला फार्मूला ओपन करें, uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। यही सेम इंटीग्रल अभी हमने पिछली एग्जांपल में भी करके देखा है, तो इसलिए अब मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अब आपको पता है कि आपने इसको किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करना है, और उस पर लिमिट्स जो हैं वो लगनी है 0 से π। अच्छा, अब जब लिमिट्स ओपन करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म से जो आपकी कॉज ऑफ पाई है वो किसके बराबर होता है, -1 के ना। तो कॉस पाई -1 होगा, ये कॉस पाई के साथ जो -1 आएगा और बाहर वाला माइनस वो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज़ 2/π × π। और जो लोअर लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो वो x 0 है चूँकि, तो वो पूरी टर्म को 0 कर देगा। इसका इंटीग्रल लेंगे आप तो आपके पास कॉज ऑफ x का जो इंटीग्रल होता है वो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ x के ना, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रल साइन ऑफ x, ये वाला माइनस अंदर वाला और ये बाहर वाला माइनस, ये मिलकर प्लस हो जाएंगे। इसकी भी आप लिमिट्स पुट करें, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो ये पाई से कैंसिल होकर आपके पास आंसर इसका a0 का 2 रह जाएगा। इसी तरह an का फार्मूला पुट करेंगे 2/π इंटीग्रल 0 to π, और f(x) cos of nx dx, an के फार्मूले में cos of nx आता है, और अगर bn निकालना होता जो कि इधर आपने 0 कर दिया है तो फिर उसके साथ साइन ऑफ nx आता है उसके फार्मूले में। खैर इधर हमने फिर जो ये इसको ओपन करें f(x) की वैल्यू डालें। f(x) क्या है आपका x sin of x ना। तो जब f(x) जो है वो x sin of x के बराबर है तो हमारे पास अब हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि 3 फंक्शन आ रहे हैं, x भी एक फंक्शन है, sin of x भी है और cos of nx भी है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो एक फार्मूला होता है और ना ही हम वो वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं कि 2 × sin of x × cos of x, क्योंकि उसके लिए साइन और कॉज का आर्गूमेंट सेम होना ज़रूरी होता है। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे साइन के साथ x है जबकि कॉस के साथ nx है, तो दोनों के आर्गूमेंट सेम नहीं है, इसलिए हम वो 2 × sin θ × cos θ वाला फार्मूला जो कि बराबर होता था sin 2θ वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, वो जो प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी होती थी ना, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा वाली। तो जब साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा जो है वो किसके बराबर होती है, 1/2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा की, जो कि इक्वल होगी 1/2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे ओपन की, और ओपन करने के बाद हमने उसका उसी तरह अब आप इसको इंटीग्रल आप इसका कर सकते हैं। अब दोनों टर्म साइन में आ गई हैं, एक में n+1 आएगा जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, और अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो n-1 वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये जो बाहर वाला प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा इसमें,
ठीक है। तो वो क्यों माइनस हो जाएगी बाहर वाली टर्म, क्योंकि ये जो प्लस था ना, जब आपने अल्फा माइनस बीटा करना है ना, तो अल्फा आपका एक्स था और बीटा था एन एक्स। तो जब आप इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो ये आपके पास 1 माइनस जो है ना एन बनता है। तो हमने ज़रा इसके साथ सिमिलैरिटी रखी है, साइन ऑफ एन प्लस 1 है, तो एन माइनस 1 किस लिए हमने वो जो 1 माइनस एन था उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो वो माइनस साइन में बाहर आ जाता है, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है ना, तो जो साइन के अंदर जो भी माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये 1 माइनस एन की बजाय एन माइनस 1 आपने इसको बना लिए। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद अब आप इस इंटीग्रल को दो तरह से कर सकते हैं। एक दफ़ा इस पे अप्लाई करेंगे ये इंटीग्रल 0 से पाए वाला, और एक दफ़ा इस दूसरी टर्म पे अप्लाई करेंगे 0 से पाए वाला, और दोनों पे यू डी वी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके लिमिट्स जो है वो 0 से पाए वाली ही लगेंगी दोनों पे। इस पे भी जो इंटीग्रल ऑफ यू डी वी का फार्मूला खोलेंगे, इस पे भी इंटीग्रल ऑफ यू डी वी का फार्मूला खोलेंगे और लिमिट्स अप्लाई करेंगे। और जो आपके पास जो रह जाएंगी टर्म्स, क्योंकि साइन की आपको पता है पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, इसमें ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ कॉज वाली ये दो टर्म्स बचेंगी। पहले वाले इंटीग्रल में से भी ये वाली टर्म बचेगी कॉज के साथ, दूसरे वाले इंटीग्रल में से ये वाली टर्म बचेगी कॉज के साथ, ठीक है। और ये और दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इसमें आप पाए कॉज ऑफ एन पाए को कॉमन ले लेंगे ना, और नीचे जो दोनों के डिनोमिनेटर में पाए आ रहा है वो भी बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा 1/n+1 माइनस 1/n-1, ठीक है। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके जो ये n माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास ये जो कॉज ऑफ एन पाई है ये आपको याद होना चाहिए, ये -1/n के बराबर होता है। सो कॉज ऑफ एन पाई की जगह -1/n लगा देंगे आप, और बाकी आपने जो एलसीएम लेके ये -1 -2 हो गया, नीचे n+1 इंटू n-1 जो है n² -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये वो टर्म थी जो आपको चाहिए थी, an की वैल्यू आपने निकाली। अब a0 की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, an की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, इन दोनों वैल्यूज़ को, लेकिन एक इसमें मसला है an की वैल्यू में। an की वैल्यू में ये मसला है कि अगर आप n को 1 पुट करें ना, तो आप डिनोमिनेटर से देखें तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर आप n 1 कर दें तो 1 - 1 0 और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपका an जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है अगर आप n को 1 इस सोल्यूशन में पुट करें। इट मीन्स ये जो सोल्यूशन आपने an का निकाला है ना, ये n 1 के लिए नहीं हो सकता। तो n = 1 के लिए आपको अलग से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा a1, ठीक है। वो a1 के लिए आप क्या करेंगे कि अगर जिस तरह आपने an लिखा था ना, तो 2/π शुरू से आपने करना है, 0 से लेके पाए तक। f ऑफ x की जगह आपने क्या पुट किया, x साइन ऑफ x, और कॉज ऑफ जो nx था ना उसमें n को 1 पुट कर लिया, तो सो दिस इज कॉज ऑफ x dx। तो आपने सारा an वाला फार्मूला पुट किया फॉर n = 1, और उसको अगेन सिंप्लीफाई किया। तो अब आप जो है, अब देखें आप साइन ऑफ x और कॉज ऑफ x ये सेम हो गए ना, आपके सेम आर्गूमेंट आ गए दोनों के। तो अब आप वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 × sin θ × cos θ, जो बराबर होता है sin 2θ, ठीक है। ये हमने यूज़ किया अभी इधर, क्योंकि दोनों के आर्गूमेंट अगर सेम हो ना साइन और कॉस के, फिर वो फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो sin 2θ वाला फार्मूला, अब आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे, यू डी वी वाला, इंटीग्रल ऑफ यू डी वी, तो u × v माइनस इंटीग्रल ऑफ v डी यू, ठीक है। वही फार्मूला अप्लाई जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बताया था, और लिमिट्स है 0 से लेके पाए तक। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो अब आपका a1 जो है वो बराबर आ रहा है -1/2 के, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कॉज जो 2π होता है ना वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि cos π -1 होता है ना, तो cos 2π जो है वो +1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि cos के आर्गूमेंट में 2 आ रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। और ये सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स के साथ हमारे पास जो है ये आंसर a1 जो है वो -1/2 के बराबर आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है ना, आपको पता है अगेन साइन 2π साइन π साइन 0 वो 0 ही होता है, तो ये सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म से आपके पास -1/2 आ रहा है ना। अब यहाँ से a1 -1/2 आ रहा है, तो a1 भी मैंने आपको क्यों बताया, क्यों कहा कि हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि an आपको n = 1 की वैल्यू नहीं दे रहा। n = 1 अगर आप an में पुट करते तो आपका इन्फिनिटी आ जाता आंसर, विच इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो फिर हम a1 को हमने अलग से निकाला है। अब हमारे पास a0 भी आ गया, an भी आ गया, और a1 भी हमने निकाल लिया। इन सारी चीज़ों को हमने कहाँ पुट करना है, अपने इस फंक्शन में, जो हमारा फंक्शन था f of x = a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 to ∞ an cos of nx। अब ये जो 1 to ∞ को हम करेंगे 2 to ∞, क्योंकि हमने 1 वाली टर्म को अलग कर लिया। तो 1 वाली टर्म को अलग से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम करेंगे ना a0/2, a0/2, a0 क्या था आपका, a0 आपने निकाला है 2, तो इट मीन्स दिस इज 2/2, ठीक है। ये a0 की वैल्यू डाल दी। उसके बाद हमने a1 की वैल्यू सिग्मा में से अलग से निकाल लिए। सिग्मा वो जो था ना n = 1 to ∞, उसमें से 1 वाली टर्म को हमने अलग से कर लिया सॉल्व, यानी a1 आपका बराबर है ना -1/2। तो अब आपके पास ये जो a1 वाली टर्म अगर इसमें से अलग कर ले तो ये आ गया -1/2, और फॉर n = 1 ये आपके पास आ गया cos ऑफ x, n को 1 करके ना।
तो ये आपके पास -1/2 cos ऑफ x, ये a1 की वैल्यू आ गई, आपने n = 1 के लिए a1 की वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब जो अगला ये टर्म है आपके पास, वो जो समेशन है अब आपके पास वो जो बराबर था वो अब हो जाएगा n = 2 टू इन्फिनिटी और an cos ऑफ nx, an की वैल्यू ये जो अब आपने निकाली है -1n+1 और 2/n² -1 ये पुट करेंगे और साथ इसके क्या आ जाएगी, साथ इसके आती है वैल्यू आपने कहा कि cos nx, ठीक है। तो cos nx जो है वो क्या है आपके, cos nx जो होता है आपका वो -1n के बराबर होता है ना, ठीक है। तो ये cos nx को हम चाहें तो आगे खोल लें, नहीं अगर आप करते आपने इसी तरह रहने देना तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। क्योंकि हमने फाइनली ये देखना है कि हमें फंक्शन कैसा चाहिए था। फंक्शन में हमने जो प्रूव करना था फंक्शन, उसमें cos nx मौजूद है, ठीक है। इट मीन्स कि हमने इसको इसी फॉर्म में रहने देना है। तो ये हमारा फाइनल फंक्शन का आंसर आ गया। अब ये जो मैं आपको माइनस कह रही थी ना, वो यहाँ पे इनको a1 की वैल्यू की वजह से आ रहा है, जिसमें -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप भी एक दफ़ा रीचेक कर लें कि क्या ये वाकई माइनस इसके साथ आता है, तो फिर यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए। और ये इसका जो प्रूफ है f(x) का, फिर इधर भी माइनस आता है, ठीक है। और अगर ये cos ऑफ nx की बजाय आप पुट कर सकते हैं ना -1n, अगर वो -1n की फॉर्म में होता तो फिर हम cos nx को खोल के -1n भी पुट कर सकते थे। तो ये हमने फाइनली इसका जो है फोरियर सीरीज़ का फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में निकाल लिए जैसे वो चाहते थे। मजीद इसको उन्होंने कहा था हैंस डिड्यूस दैट दिस π/4 की वैल्यू ये होती है। तो ये अब इससे डिड्यूस करना है ना, इसी से आहज़ करना है आपने, डिराइव करना है। कैसे डिराइव करना है कि जो आपका फंक्शन आ गया है कि f(x) = अगर यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो फिर ये भी तो माइनस होगा ना। सो दिस इज़ 1 -1/2 cos ऑफ x और सिग्मा n = 2 to infinity -1n+1 और 2 cos ऑफ nx over n² -1। इस चीज़ को हम इधर यूज़ करेंगे, इसी फंक्शन को। और इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है इसमें, जो सबसे पहले ये जो पहली वैल्यू है ये तो n = 1 के लिए हमने पहले से ही लग थी ना। अब हमने n = 2 के लिए, फिर n = 3 के लिए, n = 4 के लिए, यानी ये जो आपका, क्योंकि आपका जो सेकंड टर्म थी वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है ना, तो आप एक दफ़ा n को 2 डालें, ठीक है, फिर एक टर्म आ जाएगी, फिर n को 3 डालें, एक टर्म आ जाएगी, फिर n को 4 डालें, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह हम वो n की वैल्यूज़ जो है इसमें पुट की हैं 2, 3 और 4 के लिए। और यहाँ से f(x) की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है x sin of x, वो हमने पुट की है। और उसके बाद ये आपके पास हमने क्या किया कि ये जो टर्म है cos x की, हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर चली जाए ना। तो वो कैसे अंदर जाएगी, अगर हम 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लें, और तो अगर 2 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे और ये cos हम उसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज cos ऑफ, जब 2 बाहर आएगा तो ये जो इसके नीचे ऑलरेडी 1/2 था ना, तो 2 कॉमन लेने से ये 1/4 हो जाएगा अंदर जाके, ठीक है। तो हमने एक ही ब्रैकेट में इस सारी टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ताकि 1 वाली n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 वाली टर्म सारी इकट्ठी हो जाए। तो हमने जो है वो 2 कॉमन ले लिया, साथ उसमें से जो है जब 2 कॉमन लेंगे और साथ माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया ना, सो -2 जब आप बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर पहली टर्म जो है ये प्लस cos ऑफ x over 4 हो जाएगी, और दूसरी टर्म जो पहले माइनस वाली थी वो प्लस के साथ हो जाएगी, फिर जो प्लस वाली थी वो माइनस के साथ आ जाएगी क्योंकि आपने बाहर माइनस कॉमन लिया, फिर माइनस वाली थी वो प्लस के साथ हो जाएगी, इस तरह, ठीक है। और जो नीचे जो आपने 2 बाहर कॉमन लिया है वो नीचे इस टर्म को पहली टर्म को क्या बना देगा, ये cos ऑफ x over 4 जो a1 वाली n = 1 वाली टर्म थी, ठीक है ना। जब आप बाहर 2 कॉमन लेंगे, लेकिन दूसरी टर्म को 6 नहीं बना सकता ना क्योंकि 2 ऊपर ऑलरेडी मौजूद था इसके, तो दूसरी टर्म वैसी रहेगी 3 के साथ। तीसरी टर्म में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो 2 ऑलरेडी उसमें मौजूद था, तो नीचे 8 ही रहेगा। 8 को खोल के आपने 2 × 4 कर दिया, और इसमें से भी जब 2 बाहर जाएगा इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 15 है तो आपने इसको 3 × 5 करके लिख दिया। ये इसलिए किया, और ये जो शुरू वाली जिसमें कुछ भी नहीं 1 जो 3 था उसको 1 × 3 करके लिख दिया। ये इसलिए करके लिखा है क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म चाहिए ना, जैसे ये फॉर्म है हमारे पास, तो 1 × 3, 3 × 5 और 5 × 7 इस फॉर्म में हमें चाहिए। तो अब आपने पाई को x = π/2 पुट कर देना है। जब आप x को π/2 पुट करेंगे तो साइन ऑफ π/2 1 के बराबर होता है, तो अब ये 1 हो जाएगी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे, और x की जगह π/2 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे π/2 की वजह से जो पहली टर्म है वो तो हो जाएगी 0 क्योंकि cos ऑफ 90 जो है वो 0 होता है, तो ये पहली टर्म 0 हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास जो दूसरी टर्म है उसमें जब π/2 करेंगे ना तो 2 से कैंसिल होकर आपके पास cos π बचेगा। cos π मैंने आपको पहले बताया था वो -1 के बराबर होता है, तो ये टर्म बच जाएगी। तीसरी टर्म में जब आप π/2 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3π/2। अब cos ऑफ 3π/2 अगेन जो है ये 0 को अप्रोच करेगी ये वाली टर्म, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगी, आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। अब ये वाली टर्म क्या है आपके पास, जब इसमें π/2 करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और ये cos ऑफ 2π वो आपके +1 के बराबर होता है। जैसे cos ऑफ π जो है वो -1 के बराबर होता है, तो cos ऑफ 2π जो वो +1 के बराबर होता है। तो ये वाली टर्म आपके पास बचेगी 1/3 × 5 वाली,
ठीक है। और एक हम नेक्स्ट टर्म जो है एक नेक्स्ट टर्म खुद से लिख लेंगे। इसके आगे भी तो अगर आप n = 5 वाली टर्म पुट करते तो ये हो जाता कॉज ऑफ 5x ओवर ये 5 × 7 वाली बन जाती ना, ठीक है। तो हम एक टर्म और इसमें इजाफी कर सकते हैं ताकि ये 5 × 7 वाली बन जाए, क्योंकि वो 35 आएगी ना नीचे, जो 35 है वो इस तरह 5 × 7 करके आप उसे लिखेंगे। और ये सारी टर्म्स जब इस तरह से आ जाएंगी बिल्कुल इस तरह से जैसे हम चाहते थे, तो हम ये जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है इसको अगर हम उस तरफ ले लें, यानी दोनों तरफ, या फिर आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें, कॉमन लेने की बजाय आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेते, क्योंकि हमें π/4 चाहिए ना, तो ये π/2 है। तो हम दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे π/4 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 1 के नीचे 1/2, और ये वाला 2 दूसरी टर्म से कैंसिल होकर ब्रैकेट्स ओपन कर लें, तो ये बिल्कुल वही चीज़ जो हमने डिड्यूस करनी थी वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट 2022 के पेपर में आई हुई एग्जाम्पल, और इसको आपने अच्छे से देखना है कि इसको हमने किस तरह से एलैबोरेट किया। इसके साथ इसकी प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.6 करें, उससे आपको और ज़्यादा जो है इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9.7, ये भी जो है वो आपके पास्ट पेपर में आई हुई है। एग्जाम्पल 9.7 में ये है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड इट्स फोरियर सीरीज, ठीक है। तो फोरियर सीरीज़ के लिए आपने फोरियर सीरीज इंटरवल है -π से π के बीच में होता है, ठीक है। जब फुल वेव रेक्टिफायर का इस तरह की हमने अभी एक प्रॉब्लम पीछे भी की है, तो वही फुल वेव रेक्टिफिकेशन की है और -π से π में उसका इंटरवल है। तो ये पूरी फोरियर सीरीज़ का फार्मूला लिखा है f(x) a0/2 + सिग्मा n = 1 to ∞ an cos of nx + bn sin of nx। और हम देखेंगे कि किस तरह आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो डायरेक्ट करंट को कैसे अप्रोच करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम f(x) की जगह हम f(t) कह लेंगे ना, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो उसके बाद ये जो f(t) है, अगर हम इसको इंटरवल को डिवाइड कर लें -π से π वाले इंटरवल को, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक दफ़ा हम इसको -π से 0 और 0 to π, 0 से लेके π तक वो उसकी सारे पॉजिटिव नंबर्स वैल्यूज़ देगा, जो कि a sin of ωt को शो करता है। और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो -π से 0 के बीच में सारे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं या नेगेटिव नंबर्स आते हैं, वो -a sin of ωt को शो करेगा। तो आपके पास जो फंक्शन f(t) है फुल वेव रेक्टिफायर में, या तो वो a sin of ωt के बराबर होगा या -a sin of ωt के बराबर होगा। a sin of ωt के बराबर वो होगा इंटरवल 0 से π में, और -a sin of ωt में वो बराबर होगा, वो कब बराबर होगा, जब आपका इंटरवल ωt का -π से 0 के बीच में होगा, यानी नेगेटिव नंबर्स के लिए होगा। तो आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर जो है, इसको भी हम आगे देखते हैं हमने कैसे बनाया। सिंस f(t) इज़ एन इवन फंक्शन, अगर आपका f(t) एक इवन फंक्शन है तो फिर उसमें जो ऑड नंबर्स हैं, यानी bn की जो वैल्यू जैसे हमने पीछे भी किया है, वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम ऑड नंबर्स को इसमें 0 कर दें तो कैसे आपके पास जो है f(t) अगर इवन फंक्शन है तो ऑड bn को 0 करके अब आपका जो फंक्शन ये वाला है ऊपर, इसमें पूरा ये bn की टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास जो टर्म f(x) है वो रिड्यूस होकर f(t) की फॉर्म में, हम पहले से f(x) की फॉर्म में लिखेंगे, बाद में इसको f(t) की फॉर्म में लिखते हैं। तो f(x) रिड्यूस होकर a0/2 + सिग्मा n = 1 to ∞ an cos of nx हो जाएगा। और a0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1/π, ये हमने पीछे भी देखा था। 1/π इसमें 2 नहीं ना किया, 2 इसलिए नहीं किया कि वो 2 अगर जब हम करते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेते हैं ना 0 से π वाले, तो अभी हमें नेगेटिव नंबर भी चाहिए और पॉजिटिव नंबर भी चाहिए, इसलिए हमने वो वाला फार्मूला लगाया कि a0 = 1/π, और इसको स्प्लिट किया हुआ आगे -π से 0 वाला इंटरवल प्लस 0 से π वाला इंटरवल। -π से 0 वाले इंटरवल में वो जो नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, यानी -a sin of ωt d of ωt, क्योंकि अब आपका x डिपेंडेंट नहीं है ना, अब आपका फंक्शन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, और ये ωt पे हम उसके जो डेरिवेटिव लेंगे। तो जब नेगेटिव के लिए -π से 0 में होगा तो ये वाली वैल्यू फंक्शन की डालेंगे -a sin of ωt, और जब हम इंटरवल लेंगे 0 से लेके π वाला, तो फिर हम ये वाला फंक्शन की वैल्यू डालेंगे a sin of ωt, ठीक है। तो ये हमने जो है वैल्यू निकालने के लिए a0 की पहले फंक्शन माइनस वाली -π से 0 में -a sin of ωt और d of ωt, और 0 से लेके π में a sin of ωt d of ωt। और अब अगर रिप्लेस करें अपने ωt को -ωt से, तो हम देखेंगे अगर वो इसलिए रिप्लेस करें -ωt को ωt से, जो फर्स्ट टर्म है हमारी, ये जो -π से 0 है, इसको हम 0 से π बनाना चाहते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को भी 0 से π बना लें तो फिर हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को। तो इसको -π से 0 वाली टर्म इंटरवल को अगर हम 0 से π बनाना चाहते हैं पॉजिटिव इंटरवल, तो हम अपने ωt को रिप्लेस कर देंगे -ωt से। तो ये हम ज़रा ωt को रिप्लेस करें, अगर इधर ωt को रिप्लेस करेंगे -ωt से, तो आपको पता है साइन ऑफ -x जो है वो -sin of x के बराबर होता है। तो वो माइनस बाहर आके इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा a sin of ωt और d of ωt,
ठीक है, वो तो उसका ओमेगा टी डिपेंडेंट है ना। तो उसके बाद हमारे पास ये जो इंटरवल है बाहर वो क्या हो गया, वो आपके पास आ गया, वो जो माइनस पाई से 0 था वो अब हो गया 0 से पाई। और ये जो दोनों टर्म्स हैं अब आपकी, ये दोनों अब ऐड हो जाएंगी, ऐड होकर आपको वही देंगी 2/पाई 0 to पाई, जो यानी जैसे हमें लगाना चाहिए था इसको बगैर स्प्लिट किए, लेकिन हमें स्प्लिट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू भी लेनी थी और पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू भी लेनी थी। और दोनों को ऐड करके ये 2/पाई 0 to पाई a sin of ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। अब इसका आप a तो कॉन्स्टेंट है उसे बाहर निकाल लें, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रल है वो माइनस कॉज ओमेगा टी के बराबर होता है। और इसका जब आप लिमिट्स लगाएंगे तो ये आपके पास ये मैंने छोटी सी एक वो करके देखी थी, तो लिमिट्स लगाने के पास ये आपके पास यही बन जाती है 4a/पाई। ठीक है, उसके बाद an की वैल्यू आप निकाल सकते हो उसी तरह 1/पाई, उसी तरह स्प्लिट करके माइनस पाई से पहले 0 वाला इंटरवल लेना है, फिर 0 से पाई वाला इंटरवल लेना है। माइनस पाई से 0 वाला इंटरवल में नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू डालनी है -a sin ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और an में आपको पता है ना कॉज ऑफ n ओमेगा टी भी आता है, तो ये कॉज ऑफ n ओमेगा टी दोनों के साथ आएगा। और पॉजिटिव जो आपने इंटरवल लिया 0 से पाई, उसमें पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू डालनी है। इसमें भी वही काम करना है जैसे a0 के लिए किया कि ओमेगा टी को माइनस ओमेगा टी से रिप्लेस करना है। जब ओमेगा टी को माइनस ओमेगा टी से रिप्लेस करेंगे तो आपको पता है साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो ये बाहर वाला माइनस वो प्लस होके तो आपके पास ये वही टर्म आ जाएगी जैसे दूसरी है, और ये जो आपका माइनस पाई से 0 है ये भी 0 से पाई हो जाएगा। और इन दोनों को आप ऐड करके उसी तरह वही फॉर्म a बाहर कॉन्स्टेंट निकालेंगे, और आपके पास इंटीग्रल जो है वो साइन ऑफ ओमेगा टी कॉज ऑफ n ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो अभी हमने ये लिमिट्स यूज़ की हैं कि जब आपके आर्गूमेंट सेम नहीं होते तो कॉज और साइन के, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये जो है ना अपना या तो 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा, या भी हमने पीछे जैसे यूज़ किया ना 1/2 और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये वही वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। तो 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये वही आइडेंटिटी हम इधर इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह हम इसको खोल के साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये जो जब इसमें अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो ये 1 माइनस n आएगा, तो उसमें से माइनस कॉमन जब लेंगे तो n-1 की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये प्लस जो है ये वाला ये माइनस हो जाएगा जब हम इसको 1 माइनस n से n-1 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये अब हमारे पास हम इसका इंटीग्रल लेंगे बारी बारी, पहले इस टर्म का इंटीग्रल लेंगे फिर इस टर्म का इंटीग्रल लेंगे। तो ये इंटीग्रल और साथ हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेके पाई तक के लिए। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब दो बातें, अब ये जो मेन जो बात है वो यहाँ पे है, इंटीग्रल तो हम ले लेंगे। मेन बात ये है कि जब आपका an है ना वो दो तरह से आएगा, या तो आपका an की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर इसको अप्रोच करेगी या वो 0 हो जाएगी। ये जो टर्म अप्रोच आ रही है ना a/पाई, ये तो बाहर वाली टर्म है ना, ये जो दूसरी टर्म आपके साथ इसके साथ आ रही है ये फॉर n इज़ इवन। अगर आप n को इवन ले लें, कोई इवन नंबर है n, ठीक है, तो इवन नंबर के लिए ये मैंने साथ लिखा हुआ है कि ऑड नंबर के लिए तो क्या होता है कि अगर n ऑड है तो वैल्यू बोथ जो n+1 और n-1 जो है वो इवन हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आप n को ऑड डालें ना यानी n इज़ 1 तो 1 + 1 2 या 1 - 1 0। तो आप जब n को ऑड ले रहे हैं तो आपके पास n+1 और n-1 इवन हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा मतलब अगर आप n को इवन लेंगे यानी n को 2 ले लें तो 2 + 1 3 या 2 - 1 1, तो फिर आपको ऑड वैल्यूज़ मिलेंगी। तो n को इवन लेने का मतलब है आपको n+1 और n-1 की ऑड वैल्यूज़ मिलेंगी, n को ऑड लेने का मतलब है कि आपको n+1 और n-1 की इवन वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो जब अगर ऑड वैल्यूज़ आप डाल रहे हैं n की तो आपको n+1 और n-1 की इवन वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो उसके लिए जो कॉस की कोई भी इवन पाई होता है वो +1 के बराबर होता है। यानी जैसे मैंने पीछे बताया कि cos 2 पाई 1 के बराबर होता है, अगर cos 4 पाई होगा वो भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। और cos 0 तो हमेशा आपको पता है वो होता ही 1 है। ठीक है, तो अगर ये पहली टर्म में आप जो है हम कह रहे हैं कि आपने n को जो है वो ऑड लिया है, तो n को ऑड लेने का मतलब है कि n+1 या n-1 इवन है, तो कॉज ऑफ इवन पाई जो है वो 1 होता है। और अगर आप इधर वो ले रहे हैं 1 - 1, ये cos 0 बन जाएगा, cos 0 भी 1 होता है। इन दोनों टर्म्स को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपके पास दे बोथ कैंसिल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगी माइनस cos 0 भी 1 हो जाएगी, दोनों टर्म्स कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करके आपके पास जो एंड रिजल्ट है ऑड टर्म्स के लिए, अगर आप n को ऑड डाल रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो इसका आंसर है an का वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि an की वैल्यू हमने देखा है वो n डिपेंडेंट नहीं है, वो n+1 या n-1 डिपेंडेंट है। तो जब n+1 या n-1 डिपेंडेंट है तो वो इवन n को ऑड कर देंगी और ऑड n को जो है वो इवन कर देंगी। जब ऑड n डालेंगे यानी 1 3 5 7 कोई भी वैल्यू डालेंगे n की, तो उसके लिए n+1 और n-1 जो है वो इवन होंगी। इवन के लिए कॉस की हमेशा इवन ऑफ पाई हमेशा 1 के बराबर होता है,
और वो कॉस ज़ीरो के साथ माइनस होके वो कैंसिल कर देगा, तो सारी ऑड वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी ज़ीरो हो जाएंगी एन के लिए। और अगर आप दूसरा केस जो हमने वाइस वर्सा कहा था कि अगर आप एन को जो है वो जो अब क्या डालें, ऑड डालें, पहले ऑड डाला था, अब आप इवन डालें एन को, तो अगर आप एन को अब इवन डालेंगे मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ ऐसी वैल्यू डालें एन की, तो वो आपको हमेशा n+1 और n-1 जो है वो ऑड मिलेगा, ठीक है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जब वो ऑड मिलेगा तो कॉज कोई भी ऑड पाए होता है, यानी कॉज पाए या कॉज 3 पाए या कॉज 5 पाए अप टू सोन, वो हमेशा -1 के बराबर होता है। और वो जब माइनस होगा, इस सेकंड टर्म में ज़ीरो आएगा ना कॉस ज़ीरो, तो जो कॉस ज़ीरो के साथ हो वो आपको 1 देगा। तो ऐसी चीज़ों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे रिजल्ट को ऑड वैल्यू कॉस ऑड वैल्यू के लिए और माइनस कॉस ज़ीरो के लिए, क्योंकि सेकंड टर्म से हमेशा आपको कॉस ज़ीरो ही मिलना है। फर्स्ट टर्म से आपको मिलेगा ना, जब आप अगर वो है इवन पाए होगा तो +1 और अगर ऑड पाए होगा तो -1। सेकंड टर्म आपको हमेशा कॉस ज़ीरो देगा विच इज़ 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट -2 के बराबर आएगा, क्योंकि -1 और -1 कॉस ज़ीरो भी 1 है ना, इसके साथ ये बाहर माइनस है, तो -1 ये आपके पास -2 आ जाएगा। और यहाँ से अब आपका an की वैल्यू अगर ये -2 हो जाएगा तो आपकी an की वैल्यू जो है ये किस तरह से आएगी, a/π बाहर वाला, और उसके बाद हमारे पास जो पहली टर्म है, चूँकि वो -2 है ना, हमने कहा इनको सिंप्लीफाई करके -2 आता है कॉस को सिंप्लीफाई करके, तो माइनस और माइनस पहली टर्म में वो 2/n+1 बन जाएगा। और दूसरी टर्म में जब ये माइनस जो है आपके पास -2 आएगा, तो वो माइनस और ये प्लस बाहर वाला जो है ये प्लस माइनस -2/n-1 के बराबर होगा। तो पहली टर्म से आपको मिलेगा 2/n+1 और दूसरी टर्म से आपको क्या मिलेगा, -2/n-1। और इसको आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके नीचे तो आ जाएगा n² -1, और एलसीएम लेके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो कैंसिल हो गए, 2n और -2n जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी आपके पास an जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये -2 और -2 ये हो जाएगा -4। सो दिस इज़ -4a/π, और नीचे साथ क्या था, n² -1। ये यहाँ पे स्किप हो गया, यहाँ पे भी आप लिखें, इसके नीचे था, इसके नीचे क्या आना चाहिए था, n² -1। तो ये टर्म जो n² -1 की ये नीचे रहेगी ना डिनोमिनेटर में, ये आ गई यहाँ पे। तो ये जो है ये मैंने ये जो छोटी सी सिंप्लीफिकेशन की है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ से आपके पास ये an की वैल्यू जो है इवन के लिए इस तरह से आती है, और उसका रिजल्ट फिर ये आ जाता है -4a/π इंटू n² -1 इवन के लिए, जब n इवन होता है, क्योंकि n इवन का मतलब है कि आपका n+1 और n-1 ऑड होंगे, ठीक है। तो ऑड के लिए आपको कॉस जब भी ऑड के साथ पाया जाता है तो आपके पास हमेशा -1 रिजल्ट आता है ना, तो फिर वो एन इवन के लिए जो है वो आपको रिजल्ट देगा, और जब भी आप एन को ऑड पुट करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो फंक्शन है f(t), उसमें अगर हम इसको पुट करें, ये जो फंक्शन आपने फोरियर सीरीज से लिखा था कि f(x) = a0/2, तो f(x) की जगह आप इसको लिख सकते हैं f(t), और a0/2 a0 की वैल्यू पुट करें, a0 की वैल्यू आपने क्या निकाली है यहाँ पे 4a/π, ठीक है। तो इधर आप पुट करेंगे 4a0/2 में इधर आप वैल्यू पुट करें 4a/π की, तो चूंकि नीचे 2 था तो वो 2 4 से कैंसिल होकर उसको 2a/π बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस सिग्मा n = 1 to ∞ an cos of nx। an की वैल्यू अब आप पुट कर सकते हैं। an की वैल्यू आप कौन सी वाली पुट करेंगे, जाहिर सी बात है n इवन वाली पुट करेंगे, क्योंकि n ऑड के लिए तो वो 0 आ जाता है। तो n इवन वाली वैल्यू आप इसकी पुट करके -4a/π, और सिग्मा जो है ये सिर्फ n इवन की अब हम कह रहे हैं, n इवन से इन्फिनिटी, 1 to ∞ नहीं है अब ये, अब वो जो पहले होता था ना सिग्मा 1 to ∞, अब उसकी बजाय n इवन से इन्फिनिटी, और बाकी वो जो हमारी टर्म है जो है वो cos of n⍵t, ये जो साथ था इसकी वो साथ रहेगा an की वैल्यू पुट करने के। तो ये जो x था cos of nx, x की जगह अब हम क्या इसमें हमने डाला है कि दिस इज x की जगह हमने ⍵t पुट किया, ठीक है। तो अब आपका जो f(t) है वो cos, ये x की जगह अब आप जो है ⍵t पुट कर रहे हैं, सो दिस इज cos of n⍵t, और ये f(t) की वैल्यू आ गई। सो ये, और ये जो अब आपका फुल वेव रेक्टिफायर है वो आपको इस तरह का डीसी आउटपुट देगा। हमने ना सिर्फ ये वाला इंटरवल कंसीडर किया -π से +π वाला, ठीक है। अगर आप 0 से स्टार्ट हो तो राइट हैंड साइड पे भी 0, π, 2π इस तरह से, तो आपकी AC जो है वो DC में कन्वर्ट हो जाती है ना। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे भी -π, -2π। तो ये f(x) है और ये क्या है आपका ⍵t है या t है। तो f(x) को आप इधर f(t) भी कह सकते हैं ना, क्योंकि आप ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन आपने लिए। तो आप y एक्सिस पे f(t), तो x एक्सिस पे आपका जो है वो ⍵t है, ठीक है।
तो ओमेगा टी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एफ ऑफ टी। तो ये इस तरह से आप इसको, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ग्राफ भी बनाना है, तो आपने इसके साथ इसका ग्राफ भी बनाना है जो AC को DC में आपने कन्वर्ट किया। तो ये एक्सप्रेशन जो है इट इज़ क्लियर कि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ओमेगा हैज़ बिन एलिमिनेटेड, और उसके बाद जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो 2 ओमेगा है इसकी, और हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो है फॉल्स ऑफ एज 1/n² की फॉर्म में वो फॉल करें, विच शोज दैट द फुल वेव रेक्टिफायर गिव्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द डायरेक्ट करंट। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट करंट फुल वेव रेक्टिफिकेशन से नजर आ रही है। अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है 9.7 ये आप इसकी ट्राई करें, ठीक है। जितनी भी प्रैक्टिस, जैसे अब इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन और ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा ना, जिसमें जो आपका ट्रफ है वो भी क्रेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्रेस्ट भी आता है और ट्रफ का पोर्शन भी क्रेस्ट बन जाता है, तो वो होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगली जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, जिसमें आपका सिर्फ आपको क्रेस्ट वाला पोर्शन मिलता है और ट्रफ वाला पोर्शन जो है बीच में से वो स्किप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ फॉर द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसकी आप ज़रा प्रैक्टिस करें और देखें आपको इसमें आ रहा है। तो जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने आज की करानी है वो जो पास्ट पेपर की वो है आपकी ये 9.8 भी आप करेंगी। 9.8 की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको भी अटैम्प्ट करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम्स आपको कराऊँ जो पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं। तो 9.9 वाली भी जो है वो पास्ट पेपर में आई हुई है। उसमें फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। अब आपको x² दिया हुआ है, इंटरवल -π से π दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि जी शो दैट कि इट कम्स आउट टू बी दिस, यही फंक्शन आना चाहिए, π² 6 ये आना चाहिए और π² 12 ये आना चाहिए। तो ये इस तरह के भी हमने पीछे की है, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा या फाइंड आउट करें कि n = 1 to ∞ 1/n² के बराबर है यूजिंग फोरियर सीरीज। तो हम सबसे पहले फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख लेते हैं। अब आपको याद होना चाहिए, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं। इंटरवल -π से π है और f(x) आपका इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए आपको पता है bn को हम क्या कर देते हैं 0, क्योंकि जब भी इवन फंक्शन होता है तो bn वाली टर्म 0 हो जाती है। तो आपके पास सिर्फ ये फर्स्ट 2 टर्म्स बचेंगी, a0/2 वाली और an वाली टर्म बचेगी। a0 जो है वो भी हमने बड़ी दफ़ा डिफाइन किया कि -π से π f(x) अगर लिखेंगे तो बाहर 1/π होगा, ठीक है। तो -π से π लेना इसलिए ज़रूरत था क्योंकि हमारा इंटरवल ही -π से π है ना। तो अब हम इसको 0 to π नहीं कर सकते। 0 अगर 2 टाइम्स बाहर लेके 0 to π अगर हम करेंगे तो वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा ना। तो हमने पूरा इंटरवल लेना है -π से π वाला, ठीक है। तो ये 1/π। अब हमने फंक्शन की वैल्यू डाली। फंक्शन हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है कितना x², वो उसकी आपने वैल्यू पुट करनी है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी a0 की। इसी तरह आपने an कैलकुलेट करना है। an का भी वो फार्मूला अब आपने बड़ी दफ़ा पढ़ा है, 1/π -π से π वाला लेना है अब आपने, क्योंकि पूरा इंटरवल -π से π वाला हम कंसीडर करना चाहते हैं। f(x) cos of nx dx, f(x) की वैल्यू x² पुट की, फिर इसको भी इंटीग्रेट किया, ठीक है। इसकी भी अब आपको पता होना चाहिए, वो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप करेंगे तो आपके पास फाइनली ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर cos of nπ की जगह मैंने आपको कहा कि आप जो है पुट कर सकते हैं -1n, ठीक है। तो ये हमने फाइनली इसमें पुट कर दिया। उसके बाद अब आपके पास क्या है कि जो आपका जो फाइनल फंक्शन है, जब ये a0 और an की वैल्यू आपने निकाल ली तो f(x) जो है उसमें आप ज़रा पुट करें इन वैल्यूज़ को। a0 की जगह आपने क्या पुट किया है उसकी वैल्यू 2। अच्छा, अब ये आप ज़रा देख लें कि ये 2π³ बनता है या 2π² बनता है, इसको ज़रा रीचेक कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास प्लस ये सिग्मा n = 1 to ∞ और इसकी an की वैल्यू पुट करें और साथ cos of nx आ जाएगा। और ये आपके पास फाइनली ये फंक्शन इस फॉर्म में आ गया। अब हमने इस फंक्शन में करना क्या है कि इसमें x = 0 पुट करना है। अगर आप x को 0 पुट करेंगे, क्यों x को 0 पुट करना है? क्योंकि आपको उन्होंने कहा है कि ये फंक्शन निकालने के बाद उन्होंने आपसे क्या और मांगा हुआ है, ये हैंस डिड्यूस π²/6 ना, ठीक है। और π²/12 भी आपने डिड्यूस करना है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें, x को 0 पुट करें, तो x को 0 पुट करने से हमारे पास ये f(0) और ये पहली टर्म आ जाएगी इस तरह π²/3 और जहाँ x cos 0 जो है वो 1 हो जाता है। तो ये सारा करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे f(0) जो है वो 0 होगा। याद रखें फंक्शन को जब भी हम क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका f(x) जो था वो था x² ना। तो अगर आप x को 0 पुट कर रहे हैं तो f(0) जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे f(0) जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा और दिस इज़ π²/3 और ये इसको इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये सिंप्लीफाई करके ये आपके पास π²/3 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे जो कि इसके बराबर होगी। और ये जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जाके, तो ये π²/12 बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ये π²/12 की वैल्यू इस फॉर्म में निकाल ली। अब ये जो π²/12 की वैल्यू सीरीज़ की फॉर्म है और ये वो सीरीज़ की फॉर्म है जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने निकालनी थी कि 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये आपने इसी फॉर्म में निकाली π²/12 की वैल्यू। क्योंकि ये जो आपके पास सिग्मा में आ रहा है ना,
n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो -1 की पावर n+1 है ना, तो आप इसको n को पहले 1 पुट करें, ठीक है, तो ये फॉर्म आ जाएगी, फिर n को 2 पुट करें, फिर n को 3 पुट करें, फिर n को 4 पुट करें, इस तरह करके ये पूरी सीरीज बन जाएगी। अब यहाँ इसी इक्वेशन से जब आपने ये वाली टर्म थी ना, 0 इज इक्वल टू दिस वाली ये टर्म, इस टर्म को कंसीडर दोबारा से किया, रिकंसीडर किया इस तरह के 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 3 और +4 और सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 इज पावर n और 1 ओवर n स्क्वायर, और इसको कंसीडर करते हुए अब आपने पाई स्क्वायर ओवर 3 को रखा है और इसमें से +4 और इधर ही सीरीज़ को ओपन कर दिए। अब इधर ही सीरीज़ को ओपन करेंगे तो उसी तरह पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको लिखा, फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए लिखा, फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए लिखा, और यहाँ से ये पाई स्क्वायर ओवर 3 इस फॉर्म में आ गया। और उसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन द एंड हम इसको क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि इस फॉर्म में भी साबित करें कि ये जो आपके पास हेंस वैल्यूड की ये सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है। तो ये 1 ओवर n स्क्वायर की फॉर्म में करने के लिए हम ये सारा काम करें ना कि हमने ये जो था 4, फिर इसको हमने इस तरह लिखा कि 1 और ये जो है ये 1 ओवर 2 स्क्वायर और 1 ओवर 3 स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको ज़रा इसमें जो मज़ीद आगे टर्म्स डाली हैं -2 ओवर 2 स्क्वायर -2 ओवर 4 स्क्वायर, जैसे 1 के लिए लिखा है ना आपने कि 1 + 1 ओवर 2 स्क्वायर + 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस सीरीज़ को, ये जो अंदर वाली सीरीज़ है 1 - 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर को, इसी को हम स्प्लिट करके लिख रहे हैं ना, इस वाली टर्म को। -4 बाहर उसी तरह कॉमन है, तो अंदर वाली टर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 + 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन -2 ओवर 2 स्क्वायर -2 ओवर 4 स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन। तो हमने इस चीज़ को अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा यही बन जाती है। और उसके बाद हमने इसको क्यों इस तरह लिखा, क्योंकि हम इसको इस तरह लिखना चाहते हैं कि हम कहते हैं कि ये पूरी जो चीज़ है इसके अंदर ये होती है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जो पहली वाली टर्म है ये बन जाएगी 1 ओवर n स्क्वायर वाली फॉर्म, और जो दूसरी वाली टर्म है ये बन जाएगी -2 ओवर 2 स्क्वायर वाली फॉर्म, और सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर। अब ये सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर दोनों में कॉमन आप ले सकते हैं, ठीक है, और दोनों में कॉमन लेके आप इसको बाहर निकालें तो आपके पास ये बन जाएगा -4, और उसके बाद आपके पास ये जो है ना इसके साथ आ जाएगी 1 ओवर 2, क्योंकि अगर ये टर्म बनेगी ना 1 - 1 ओवर 4 वाली फॉर्म, तो जब आप इसको बाहर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 × 1 ओवर 2 बन जाएगी, और यहाँ इसको मज़ीद अगर आप इसको करेंगे तो ये 1 ओवर n स्क्वायर दोनों में से हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया ना। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके आप कैसे लिख सकते हैं, सो दिस इज़ 0 पाई स्क्वायर ओवर 3 -2, क्योंकि ये जो आपका जो आपने नीचे कॉमन लेके बाहर निकाला है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इसको इस तरह कर देगा ना, और इसको आप मज़ीद -2 और सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ से आप ये जो 2 बाहर कॉमन लिया है ये इसको ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये पाई स्क्वायर ओवर 6 बन जाएगा, और आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी 1 ओवर n स्क्वायर की फॉर्म, जिसको आप खोल सकते हैं 1 + n इज इक्वल टू 1 के, n इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए अप टू सो ऑन। और यहाँ पे ये नोट करें कि आपका जो पाई स्क्वायर ओवर 12 था ना वो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 इज पावर n + 1 ओवर n स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 ओवर n स्क्वायर की फॉर्म है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, पाई स्क्वायर ओवर 6 वाली टर्म में आपके पास सिर्फ आ रहा है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, जबकि पाई स्क्वायर ओवर 12 में क्या आ रहा है कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ऊपर जो 1 था वो अब उसकी जगह अब आपके पास ये चीज़ आ रही है -1 इज पावर n + 1, नीचे वही n स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो ये दोनों में फ़र्क है पाई स्क्वायर ओवर 6 की सीरीज़ में और पाई स्क्वायर ओवर 12 की सीरीज़ में। पाई स्क्वायर ओवर 6 की सीरीज़ में सिर्फ 1 ओवर n स्क्वायर होता है, और पाई स्क्वायर ओवर 12 की सीरीज़ में जो है ऊपर 1 की बजाय -1 इज पावर n + 1 और नीचे उसी तरह n स्क्वायर होता है। इसकी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम अब आप ज़रा करके देखें, और ज़रा कि आपसे ये अच्छे से अगर आप इसको कर सकते हैं तो इसको आप ज़रूर अटैम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसमें। और इसमें ये जो पार्सेवल आइडेंटिटी है फॉर द फोरियर सीरीज़, ये जो है ये भी इस तरह की चीज़ें शॉर्ट में आ जाती हैं। ये जो है ये कि किस तरह ये कन्वर्ट करती है -L से L के अंदर, तो ये पार्सेवल आइडेंटिटी, ये जो चीज़ है ना दिस इज़ पार्सेवल आइडेंटिटी, जिसको वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द पार्शियल आइडेंटिटी फॉर द फोरियर सीरीज ना। तो फॉर f(x) जो कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली विद इन द लिमिट -L से +L के बीच में, तो ये वो आइडेंटिटी है पार्शियल आइडेंटिटी, जो कि 1 ओवर L -L से L f(x) का स्क्वायर dx के बराबर होती है, और उसमें a0 स्क्वायर ओवर 2 और प्लस जो दूसरी टर्म होती है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर वाली टर्म होती है। ये वो पार्शियल आइडेंटिटी है। इसको अगर आप शॉर्ट में करें तो ये इतना ही बड़ा है,
इतनी बस आपने बतानी होती कि पार्शियल आइडेंटिटी क्या है। अगर आपने इसका प्रूफ वो करने के लिए कह देते तो फिर आपने फोरियर सीरीज़ को ही लेना है, अगेन जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। और उस फोरियर सीरीज़ में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि -L से +L आइडेंटिटी जब इंटरवल आप रखते हैं तो आइडेंटिटी में क्या चेंज आ जाता है, आपकी सीरीज़ में क्या चेंज आता है कि आपका जो nx होता था उसके अंदर ये -L से +L में ये π/L, और bn वाली टर्म में भी क्या आएगा, π/L। ये दो चीज़ें, ये मैंने आपको बिल्कुल जब पहले दिन लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि जो π/L का फैक्टर है ये तब आता है आपकी फोरियर सीरीज़ में जब आपका इंटरवल -L से +L आता है, और उसका पीरियड क्या हो जाता है 2L। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन होगी तो ये हमने ये पार्शियल आइडेंटिटी के लिए हम इसको करेंगे, क्योंकि पार्शियल आइडेंटिटी की जो इंटरवल है वो -L से +L है। तो आप अपना फोरियर सीरीज़ में वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, उन दोनों में जो है π/L और π/L का इंटरवल जो है वो एक फैक्टर ऐड हो जाएगा, उसके आर्गूमेंट में आ जाएगा, और उसका पीरियड जो है वो 2L हो जाएगा। और फिर an की वैल्यू ये निकाली थी हमने, पीछे पड़ी थी कि an फिर an बराबर होता है 1/L, 1/π की बजाय 1, क्योंकि पीरियड पहले 2π होता है। जब -π से π वाली आइडेंटिटी होती है, इंटरवल होता है ना, तो उस वक्त आपका पीरियड 2π होता है। जब -L से L वाला आपकी जो इंटरवल है तो उसमें जो पीरियड है वो 2L हो जाएगा। तो फिर आपके पास ये 2L उसके लिए जो पीरियड के लिए अब आपका an जो है वो 1/π की बजाय 1/L और -L से L f(x) और ये cos की वैल्यू, ठीक है, और जो bn होगा वो उसी तरह 1/L -L से L और f(x) साइन की वैल्यू। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई a/f(x) एंड इंटीग्रेटिंग दैम टर्म बाय टर्म फ्रॉम -L से +L, यानी आपने अगेन इसको जो अपनी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर a इसकी बात कर रहे हैं वो, तो ये जो इक्वेशन a हमने f(x) की लिखी है, नई इक्वेशन बना के -L से +L इंटरवल के बीच में, ये पीछे भी आपने ये पढ़ी थी, इस इक्वेशन को आपने f(x) से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो f(x) का स्क्वायर बन जाए ना, क्योंकि आपको पार्शियल आइडेंटिटी में f(x) का स्क्वायर चाहिए। तो आप इसे f(x) से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स पे, और फिर ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बिल्कुल पार्शियल आइडेंटिटी वाली फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि ये जो आपके पास L से दोनों तरफ डिवाइड करें ना अगर आप, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 1/L आना चाहिए ना, तो अगर आप इसको L से डिवाइड करें तो आपके पास ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल आइडेंटिटी वाली सिचुएशन, और राइट हैंड साइड पे भी आपने क्या किया, L से डिवाइड कर दिया। तो दोनों तरफ L से डिवाइड किया। अब आप इसको बस राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज़ रहेगी। तो जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो जो आपका an वाली टर्म है उसको जब आपने सॉल्व करना है इस टर्म के साथ, और जो bn वाली टर्म है ये पूरी चीज़ आपकी an ही है इंटीग्रल के अंदर, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दिस होल टर्म इज़ रिप्रेजेंटिंग योर an, और ये जो पूरी टर्म है इंटीग्रल के साथ जो आपके पास आ रही है ना कि 1/L और -L से +L f(x) n(f)πx, और ये देखें ना आपने an और bn ऊपर डिफाइन तो किए हैं, तो ये पूरी टर्म जो है ये an को डिफाइन कर रही है आप, और ये पूरी टर्म 1/L दिस ये bn को डिफाइन कर रही है। तो an इंटू an ये बन जाएगा an², और ये bn इंटू bn ये बन जाएगा bn²। तो ये वही चीज़ है ना जो पार्शियल आइडेंटिटी आपने प्रूव करनी थी, ये छोटा सा प्रूफ था। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ पार्शियल आइडेंटिटी इज़ द रेमन थ्योरम। तो रेमन थ्योरम जो है वो इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। और अगर आप पार्शियल आइडेंटिटी आपने प्रूव कर लिए विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज, जैसे हमने ये प्रूव किया है, तो आप रेमन थ्योरम जो है वो भी इसका छोटा सा एक वो डेरिवेशन है वो भी आप निकाल सकते हैं कि इसको आप यूज़ करते हुए फोरियर सीरीज़ में, तो आप उसको आगे जो इसकी मज़ीद पार्शियल आइडेंटिटी यूज़ करें और उससे आप रेमन थ्योरम जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसमें उन्होंने उसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे -L से +L में, और f(x) sin of n π/x/L dx, तो वो ज़ीरो हो जाएगी। और जब -L से +L cos वाली जो आइडेंटिटी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। जब ये दोनों आइडेंटिटी ज़ीरो हो जाती हैं आपके पास, यानी टर्म्स साइन वाली भी और कॉस वाली भी, यानी ऑड वाली फंक्शन वाली भी और इवन वाली भी, तो दोनों टर्म्स आपकी ज़ीरो हो जाएंगी, जो कि हमें रेमन थ्योरम कहता है कि हमारे पास जब हम क्या करेंगे, जब हमने लिमिट ले ली कि आपका पार्शियल आइडेंटिटी प्रूफ करके अगर हम लिमिट ले लें कि आपका उसमें जो n है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो आपकी जो पार्शियल आइडेंटिटी है उसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो आपके पास साइन वाली टर्म और कॉज यानी ऑड टर्म और इवन टर्म दोनों ज़ीरो हो जाती हैं। और फिर ये आगे उन्होंने एक छोटी सी उसकी एग्जांपल बताई है। इस एग्जांपल को अब आप देख लें कि उन्होंने किस तरह से वो सिंप्लीफाई किया है उस आइडेंटिटी से। मेन वो आइडेंटिटी का प्रूफ था जो मैंने आपको बता दिया, उसको आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स में आप ये जो दो केसेस उन्होंने बताए हैं कैसे यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्योंकि ये शॉर्ट में आ जाती है, छोटा सा प्रूफ है,
बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है पार्शियल आइडेंटिटी का फॉर फोरियर सीरीज, तो ये आप छोटा सा प्रूफ इस तरह कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस निकालना चाहते हैं रेमन थ्योरम का, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसके लिए आपने क्या करना है कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करा देनी है। तो आपने लिमिट लगानी है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपकी साइन वाली टर्म और कॉज वाली वो दोनों जीरो हो जाएंगी। तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपका मिल जाता है रेमन थ्योरम का, जो कि ये है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये प्रूफ हमने इसको किया लिमिट्स के साथ, ये रेमन थ्योरम का। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना काफ़ी है। इसको जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये मोर देन इनफ है। अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए, और बार बार इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप आप कर सकते हैं। फिर भी कोई बात आपको समझना है, यू कैन आस्क मी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी क्लास में होगा, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।